कि अब आपने नीट की फुल फॉर्म याद कर ली। मैं बनाती तो बहुत कुछ हूँ। मैं मंदिर जाती थी, 110 करोड़ हिंदुओं को गालियां देती हूँ। नहीं, मेरा कोई इस फैन तरह नहीं की। पहले तो आप रिलैक्स हो जाओ, पानी दो। आपको इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे पब्लिकली रेप का थ्रेट दिया गया। तो मैं कम से कम आधे 1 घंटे बैठकर पूरी तरीके से रोती, चिल्ला कर रोती। एंड थैंक्स टू लक्ष्य, आई गेस वो आए और उन्होंने आपके लिए वीडियो बनाई। लक्ष्य ने तो स्वतंत्र भारतवर्ष ने उसी का फायदा उठाते हुए कड़े से पापा के सर पे मार दिया। Section 66D, 67 and Section 356, Section 351 and Section 79 of भारत न्याय संहिता। आपको FIR लॉन्च करनी चाहिए, ये आपका संवैधानिक हक है। क्या धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया? लेकिन उस टाइम मेरा एक डायलॉग बहुत वायरल हुआ था। मोदी जी कहते हैं हम तो फकीर हैं, झोला लेके कहीं भी चल देते हैं। और जब ये 2024 में जब जाएंगे तो उनका जो झोला है ना वो भी चेक होगा। आपने कहा कि मैं अम्बेडकराइट हूँ, उस टाइम हम थे मोदी भक्त, मोदी पगलू। एक तरीके से इनडायरेक्टली भाई चंद्रशेखर आजाद जी को ये मगरमच्छ कह रही थी। बंदा मार देते हैं हम बोल के जय भीम का नारा। बाबा साहेब अगर यहाँ कहीं भी होंगे उन्हें तो बहुत तकलीफ पहुंची। अम्बेडकर राइट्स उनकी माँ बहनों को गालियां नहीं दे सकती कि लोगों को न्याय भी उनका धर्म और जात देखकर मिलती है। थैंक्स टू डॉक्टर अम्बेडकर। तो बहन कुमारी मायावती जी धर्म और जात देखा जाएगा, उसके बाद उसके घर पे बुलडोजर या कोई एक्शन लिया जाए। ए चमार तू हमारे वीडियो में बनाएगा। मैं बोली चमारों साफ बोलो ना। रैदास भी जूता गाड़ते थे तो ब्राह्मण्स आते थे तो हमारे यहाँ के लोग उसी टाइम खाट से उतर जाते थे, नीचे बैठ जाते थे और उनके चेस्ट के अंदर कंटिन्यू भाई रंग डाला जाता है। पूरा है कि 15 साल की लड़की इतनी मोहब्बत करती है बाबा साहेब से, इतनी दूर से कि तुम अछू तो दूर। एक हो गई गुलामीगिरी। अच्छा, गुलामगिरी जो कि महात्मा फुले ने लिखी है। अछूत लोग उस मंदिर में जाकर पूजा नहीं कर सकते। बुद्धा एंड हिज धम्मा। मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूँ लेकिन मरूंगा नहीं। तो फिर क्यों? क्योंकि तुम एक अछूत हो। आदाब, सलाम, नमस्ते। आप सुन रहे हैं शाहीन आहंग, चेतना का कंपस। वैसे आपने कोलंबस का नाम तो सुना ही होगा। कोलंबस भारत आना चाहते थे लेकिन अनइंटेंडेडली, एक्सीडेंटली अमेरिका पहुंच गए। अब कोलंबस तो भारत नहीं आ सके लेकिन भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से सियासतदान हैं जिन्हें अमेरिका बहुत पसंद है और अमेरिकन्स भी। इसीलिए तो वो गाहे बगाहे अमेरिका में ही नजर आते हैं। अब वो लोग कौन हैं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी है। वैसे मैं आपको बताते चलूं, शाहीन आहंग चेतना का कंपस में हम चेतना की गुफ्तगू करते हैं। हम उन आवाजों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिन्हें अनसुना कर दिया जाता है। उन दृश्यों को, उन विजुअल्स को खुद देखने की और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जिन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। उन मामलातों को, उन नजरियों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जिन्हें अमूमन नजरअंदाज कर दिया जाता है अपने अपने फायदे के लिए। और इस गुफ्तगू में आज हमारे साथ मौजूद हैं एक 15 साल की छोटी, पर बिल्कुल भी छोटी नहीं, बहुत ही बड़ी सोच रखने वाली और बहुत बहादुर और बेबाकी से अपनी बात रखने वाली निशु। हम इस पॉडकास्ट में जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि वो कब निशु से निशु आजाद हो गई। आखिर इतनी छोटी सी उम्र में उन्हें अम्बेडकराइट होने की क्या जरूरत पड़ गई। आखिर इतनी छोटी सी नन्ही सी उम्र में सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की क्या जरूरत पड़ गई, आवाज उठाने की क्या जरूरत पड़ गई, और आखिर वो कौन सी आवाजें हैं जिनको वो आवाज देना चाहती है अपनी बुलंद आवाज में। हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी एजुकेशन का सफर वो कैसे तय कर पाती हैं, साथ साथ अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को बरकरार रखते हुए ये दोनों तालमेल इतनी छोटी सी उम्र में वो कैसे बिठा पाती हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे। साथ ही हम उनकी जिंदगी की कुछ निजी वाकयात को जानने, सुनने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो आती कहाँ से है। वो
जहाँ से आती है वहाँ से यहाँ तक आने में कितनी मुश्किलें उठाना पड़ती है, ये सारी बातें हम उनके बारे में जानेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप नीशू, जो कि आज़ाद नीशू हो चुकी हैं, उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उसको अपने अपने तरीके से उससे इंस्पिरेशन लेंगे। तो आइए मिलते हैं नीशू से। सबसे पहले नीशू, आप अपने बारे में कुछ बताइए पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने आज एक्चुअली में ना इट्स माय फर्स्ट पॉडकास्ट एंड आपने मेरे को बुलाया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो आई थिंक कुछ लोग जानते होंगे, तो मेरा नाम नीशू है और मैं एक सोशल इन्फ्लुएंसर हूँ एंड आई एम 15 years old। ये तो हमें पता आपके बारे में। सबसे पहला सवाल वो ये कि अब आपने नीट की फुल फॉर्म याद कर ली। खैर, वैसे नीशू परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें। पता है क्यों? ये सवाल इसलिए मैंने पूछा क्योंकि आपको चाहे इसकी फुल फॉर्म पता हो या ना पता हो, हमारी नजरों में आप बहादुर रहेंगी, बेबाक रहेंगी, क्योंकि इतनी सी उम्र में जितना कुछ आपने जानने की कोशिश की है और जितने जोखिम उठाए हैं वो काबिले तारीफ है। और मैं ये भी बताना चाहूंगी हमारी ऑडियंस को कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें हम बार बार रटने रटाने की बात करते हैं, रट रट के टैंकर फुल करने की बात करते हैं, या फिर हम ये बड़ा ही बेतुका सा सवाल लगता है मुझे कि आपको इसकी फुल फॉर्म पता है। मतलब मुझे लगता है कि हमें इंसान के जज्बे, उसके नजरिए को सलाम करना चाहिए। जो एक बारीक बात है, जो गहराई की बात है, उसको हमें समझना चाहिए। तो नीशू, ये मैं जानना चाहती हूँ आपसे कि आखिर नीशू आज़ाद कैसे हो गई? कैसे इतनी छोटी सी उम्र में आपने अपने आप ही अपने नाम के आगे आज़ाद लगा दिया? या ये आपका जो लास्ट नेम था वो क्या था, अगर आप बताना चाहें, और ना भी बताना चाहे तो भी कोई इशू नहीं है। आपने ये जो आज़ादी का सफ़र है, ये खुद मुख्तारी का जो सफ़र है, ये कैसे तय किया? कब तय किया? क्या महसूस हुआ आपको कि आपने अपना नाम आज़ाद रख लिया? बहुत लंबी स्टोरी है वैसे ये। हम सुनना चाहते हैं, हमारे पास बहुत टाइम है। ओके, थैंक यू। तो आज से 3 साल पहले एक नॉर्मल लाइफ जीती थी मैं, बहुत नॉर्मल। सुबह उठी, स्कूल गई, स्कूल से आई, ट्यूशन गई, एंड देन ट्यूशन से आई, खेलने चली गई, फिर रात तक खेलकर घर आई, पढ़ाई की, फिर सो गई। ऐसी मेरी कुछ लाइफ थी। एंड एक बार क्या हुआ कि पापा अपने ना दोस्त से पता नहीं कुछ बात हो गई होगी, पापा की लड़ाई हो गई होगी। एंड चंद्रशेखर आज़ाद, जिनको सभी जानते हैं ऑलमोस्ट, तो उस टाइम पर पापा ना उनकी वीडियोस देखा करते थे। एंड उस टाइम हम थे मोदी भक्त मोदी पगलू, मोदी भक्त मोदी पगलू। तो हम चंद्रशेखर भैया जी को बहुत उल्टा सीधा बोलते थे, लाइक पापा बोलते थे, ऐसा मेरे को कुछ पता नहीं था पॉलिटिकली। तो एक बार पापा की लड़ाई हुई, पापा घर पर आए, पापा ने हमें बताया कि लड़ाई हुई है। तो फिर पापा का ना मे भी कोई फ्रेंड होगा और उन्होंने ना भीम आर्मी के बारे में उनको बताया होगा। तो पापा ने उनके बारे में फिर सर्च किया और भी ज़्यादा, उनको जाना, उनको देखा। एंड देन क्या हुआ कि पापा ने बोला कि हम ना देखते हैं, अपनी लाइफ शुरुआत करके देखते हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ते हैं, जो भी हम पहले पूजा पाठ पाखंडवाद लाइक जो भी हम करते थे। पापा ने बोला ये सब छोड़ते हैं, हम करके देखते हैं। बट मैं एक ऐसी इंसान थी उस टाइम कि मैं आज मैं 15 साल की हूँ, 14 साल की, तो 3 साल पहले 11 साल की थी मैं। सो 11 साल की थी मैं, तो मैं ना उस टाइम नवरात्रे जब आते थे ना, तो मैं स्टार्टिंग और लास्ट जो डेज होते हैं वो फास्ट रखा करते थे। तो मैंने पापा को बोला, पापा ऐसे कैसे, मैं रो रही हूँ बुरी तरीके से, पापा ऐसा नहीं कर सकते हम, बिल्कुल भी नहीं। पापा ने बोला एक बार ट्राई करते हैं। तो मैंने ठीक है करते हैं। फिर पापा की बात को भी तो भाई चरम पे रखना है। तो हमने करके देखा, हमने बोला भाई जो चल रहा है बिल्कुल नॉर्मल तो चल रहा है, सब ठीक चल रहा है। एंड देन फिर पापा, सबसे पहला पापा का एक प्रोग्राम था जिसमें वो भीम आर्मी के प्रोग्राम में ही गए थे, चंद्रशेखर भैया जी के, जिसमें मध्य प्रदेश में हुआ था, आपको याद होगा 22 अगस्त। तो भीम आर्मी के बारे में थोड़ा सा अगस्त बोल रही हूँ, सही डिटेल में अगर आप बता सके तो, ये क्या है और इनका क्या काम होता है, ये किस तरह से जो है ऑपरेट करते हैं, इस तरह की चीज़ें। लाइक या आपने कितने प्रोग्राम्स अटेंड किए हैं? बहुत, काउंट नहीं कर सकते इतने प्रोग्राम मैंने अटेंड किए अब तक। और ऐसा भी नहीं है कि कोई इनविटेशन आता हो, ये एक पॉलिटिकली है एंड एक मोटिव है। अंबेडकर राइट्स की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाला भीम आर्मी एक संगठन है और इस
कि इसकी स्थापना करने वाले चंद्रशेखर आज़ाद, जिनके आज एक पार्टी भी है आज़ाद समाज पार्टी, उन्होंने उसको बनाया और उन्होंने ही अपना भीम आर्मी ये जो संगठन है उसको भी बनाया। तो हमने उनको जब जाना तो हमने भीम आर्मी को भी देखा, उनके प्रोग्राम्स में गए। तो इस तरीके की एक संगठन है ये जिसको ऑलमोस्ट सभी जानते हैं, मेरे को शायद ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत भी नहीं है। तो फिर पापा गए 22 फरवरी के मध्य प्रदेश के प्रोग्राम में। पापा ने देखा वहाँ कितनी ज़्यादा भीड़ है, इतनी भीड़, मतलब हम सोच नहीं सकते। आपने इतनी छोटी सी उम्र में अपने नाम के आगे, जरूर आपका कोई नाम होगा पूरा या सरनेम होगा या लास्ट नेम आप यूज करती होंगी, लेकिन आपके नाम के आगे आपने लगाया आज़ाद। इतनी कम उम्र में ये जज्बा कैसे पैदा हुआ? वो क्या वक्त था, वो क्या बात थी जिसने आपको अपने नाम के आगे आज़ाद लगाने पर कंपेल किया, मजबूर किया, या आपने ये फैसला लिया कि नहीं मुझे अपने नाम के आगे आज़ाद लगाना है? ओके, ये बताइए। ये बात है आज से 3 साल पहले की। 11 साल की बच्ची के अंदर क्या ही दिमाग होगा, उसे क्या ही पता कि किसके नाम के पीछे क्या लगाना है। उस टाइम मेरे को कुछ नहीं पता था, कुछ भी। तो पापा थे ना, पापा की उनके दोस्त के साथ लड़ाई हुई होगी, तो पापा ने उस टाइम पापा को किसी ने एक संगठन के बारे में बताया होगा, दैट इज कॉल्ड भीम आर्मी। तो हमने उनको जाना, उनके स्थापक को जाना जो कि चंद्रशेखर आज़ाद जी, हमने उनको पढ़ा। एंड देन उसके बाद हमने जाना, उनकी वजह से जाना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को। फिर हमने उनको पढ़ा एंड देन हमें समझ में आया भाई रियलिटी क्या है, हमें जो दिखाया जाता है वो तो सच है ही नहीं। ये चीज़ पापा के मन में थॉट्स आए थे, मेरे मन में नहीं, बिकॉज मेरे को कुछ पता ही नहीं था उस टाइम। तो पापा ने ना ये थॉट्स मेरे तक शेयर किए। लाइक हम 3 भाई बहन हैं एंड आई फील लाइक मैं पापा की काफ़ी ज़्यादा क्लोज हूँ। तो पापा ने सबसे ज़्यादा ध्यान मुझ पर दिया एंड देन पापा ने मेरे को बताया कि निशु ऐसा ऐसा है, अब मैं चाहता हूँ। और मेरे पापा को ये सजेशन भी यही दिया था कि निशु को जो ये सोशल मीडिया में डालना है ना, तो ये मेरे मामा ने सजेशन दिया था पापा को। तो पापा ने बोला है तो सही, निशु को इस चीज़ के बारे में पढ़ाना चाहिए, निशु हो गया पूरी फैमिली को, बस ज़्यादा इंटरेस्ट और ज़्यादा ध्यान निशु पे देना है। उसके बाद अब मेरे लिए पापा इतनी सारी किताबें लेकर आए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की। उनमें से 2-3 किताबें पढ़ी मैंने। अच्छा, कौन कौन सी किताब? एक हो गई गुलामीगिरी। अच्छा, गुलामगिरी जो कि महात्मा फुले ने लिखी है, बाबा साहब ने नहीं पर महात्मा फुले ने। हाँ, मतलब बहुजन महापुरुषों की किताबें लेकर आए थे पापा। तो गुलामीगिरी पढ़ी मैंने, है ना। और एक मुझे अपने पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है। अच्छा, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की किताब है और इट्स माय फेवरेट बुक। ये डॉक्टर बाबा साहब ने लिखी है? हाँ, मुझे अपने ही पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है। ये किताब है। इस किताब का नाम है, ये किताब का नाम? अच्छा, मुझे इसके बारे में आप सर्च करके देखना, बहुत अच्छी किताब है। मैंने उसको पढ़ा। फिर पापा हमें बैठा के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया करते थे। और सबसे बड़ी इंस्पिरेशन हमारी जो थी ना, मैं झूठ क्यों कहूँ, वो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। तो उनके पीछे का हमने सरनेम देखा, आज़ाद। ओ माय गॉड, मैंने बोला निशु आज़ाद। तो मैं भी प्रोग्राम में जब जाया करती थी, किसी भी प्रोग्राम में, कोई भी मतलब कोई भी प्रोग्राम हुआ भीम आर्मी का, तो मैं वहाँ जाती थी। सबसे ज़्यादा मेरी स्टार्टिंग ही भीम आर्मी से हुई है भाई, मैं उन्हीं के प्रोग्राम में जाती थी और लोगों ने मेरे को जाना पहचाना और फिर मेरे नाम के आगे निशु आज़ाद लगा और मैंने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया। ओके, तो ये अपने आप लग गया? अपने आप, या आपने उसको, मतलब ये जो आपने इसको खुद से लगाया या ये अपने आप ही लग गया और आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया? मतलब मैं थोड़ा सा हाफ था। हमने खुद से सोचा भी और लोगों ने उस अच्छा, पापा ने सोचा, आपने सोचा? नहीं, लोगों ने सोचा वो। अच्छा, कि आपके नाम के। हाँ। ओके, अच्छा, उन्होंने मेरे बुलाया, निशु आज़ाद होना, निशु आज़ाद। हाँ, यस। तो ये आज़ाद होना होता क्या है? आई मीन आज़ादी से आपका क्या मतलब है? अकॉर्डिंग टू मी आज़ाद, हम आज़ाद थे, आज़ाद हैं और आज़ाद रहेंगे। अच्छा, सबसे पहले। और ये हम किस तरह की आज़ादी की बात कर रहे हैं? अगर आप उसको डिटेल में, निशु के लिए आज़ादी क्या है? निशु को किस किस्म की आज़ादी चाहिए? मुझे फ्रीडम चाहिए, जिसको हिंदी में हम आज़ादी भी कहते हैं। भगत सिंह जी को बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, मुझे वो आज़ादी चाहिए। और निशु को किससे आज़ादी चाहिए? मुझे जिस नज़रिए से अम्बेडकर जी को आज़ादी चाहिए थी। अम्बेडकर जी को किससे आज़ादी चाहिए थी? कास्टिज्म,
है ना, रिलीजियस एंड लोगों के साथ जो भेदभाव होता है उस चीज से आजादी चाहिए। तो आपने भी कास्टिज्म की बात की, भेदभाव की बात की, निशु के साथ क्या कभी जिंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहां पर निशु के साथ वो जिस कम्युनिटी से आती है उसकी वजह से उसे छोटा या कमतर महसूस कराया गया हो, या उसे उसके साथ भेदभाव किया गया हो, ऐसा कोई इंसिडेंट अगर आप बताना चाहें? क्या हुआ, आज से 5-6 साल पहले मैं ना मंदिर गई थी और मंदिर में ना पुजारी थे, तो उनकी बेटी थी और मैं पूजा वगैरह करने गई थी। तो उनकी बेटी ने मुझसे पूछा तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम्हारी जात क्या है। मुझे पता ही नहीं था क्या है, मतलब कौन सी जात। मैंने बोला मैं हिंदू धर्म से हूँ। वो जात पूछ रही थी लेकिन मुझे नहीं पता था इस टाइम। बोल रही नहीं जात पूछ रही हूँ मैं नहीं मुझे नहीं पता क्या है। अच्छा, तो अब पता है आपको? ऑफ कोर्स पता आप है। बात करना चाहेंगे इस बारे में? या सबको ही ऑलमोस्ट पता है। ओके। आई एम जाटव, जिसको एक टाइम पे चमार भी कहते थे और आज भी लोग कमेंट सेक्शन में हमें चमार कहकर, नीलता कहकर, भीमटी कहकर गालियां देते हैं। तो यस, मैं उसी कम्युनिटी से आती हूँ। तो आपको इस बारे में क्या महसूस होता है जब आपको लोग आप जिस कम्युनिटी से या जिस जाति से आते हैं उसकी वजह से लोग आपको कमतर महसूस करवाते हैं या बुरा फील करवाते हैं? हाउ डू यू फील? क्योंकि 15 साल का बच्चा क्या फील करता है जब उसके साथ ऐसा होता है? तो सबसे पहली बात कि ये तो जो मैंने इंसिडेंट बताया बहुत टाइम पहले का है, उस टाइम तो नॉलेज थी नहीं, और आज मुझे कोई कुछ भी कहता रहे, पहली बात कोई किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आज के टाइम पर एक लोकतांत्रिक देश में जो देश आज के टाइम पे संविधान से चलता है उस देश में कोई किसी को मुंह पर लाइक फेस टू फेस कास्टिज्म बिहेव नहीं कर सकता। तो आज तक ऐसा कभी हुआ तो नहीं है मेरे साथ, लेकिन जो लोग कमेंट सेक्शन में ऐसा आकर कहते हैं ना, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, कहते रहो। ओके। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपने रैदास का नाम सुना है? यस। तो रैदास भी जूता गांठते थे, है ना? तो लेकिन हम सबको पता है कि उन्होंने कितना सुंदर हिंदी साहित्य को आप बगैर रैदास के या भक्ति मूवमेंट को बगैर रैदास के आप इमेजिन नहीं कर सकते। वही ये बात कहते हैं कि पराधीनता पाप है जान ले हो रे मीत, रैदास दास पराधीन सु कौन करे है प्रीत। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ प्यार की बात होती है वहाँ आज़ादी की बात होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गुलाम करने वाले या गुलाम हो जाने वाले प्यार कैसे कर सकते हैं, ये भी एक बात है ना? शायद। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और आपसे पूछनी है निशु। आप बाकायदगी से जो कॉकरोच जनता पार्टी का एक मूवमेंट चल रहा है, आप उसमें जाती रहती हैं, है ना? तो आपका क्या अनुभव रहा वहां जाने का? किस तरह की चीजों का आपको सामना करना पड़ा? तो वहां पर मैं कंटिन्यू 20-21 मतलब 6-7 दिन मैं कंटिन्यू गई। तब तो तक आपका प्रेरणा क्या था वहां जाने का? बता रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ। लाइक वहां पर जाना मेरा एक थॉट ऐसा था कि मैं खुद एजुकेशन करना चाहती हूँ, ठीक है? लाइक मतलब आप एजुकेटेड होना चाहती हैं? हाँ, सॉरी, लाइक मैं पढ़ना चाहती हूँ और मैं खुद पढ़ भी रही हूँ। आगे चलकर मेरे को भी नीट के एग्जाम देना है, नीट नहीं तो मेरे को आगे चलकर स्टडी तो करनी है ना, कुछ ना कुछ तो पढ़ना है ना। तो अगर इसी तरीके से पेपर लीक होते रहेंगे तो क्या हम एजुकेटेड हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। अगर हम इस चीज को रोकने के लिए हमने उन लोगों का साथ नहीं दिया तो आज जो नीट वाले बच्चों को, नीट एस्पिरेशन स्टूडेंट्स को झेलना पड़ रहा है ना, शायद वो आगे चलकर मेरे को भी झेलना पड़ सकता है। मैं नहीं चाहती कि ऐसा मेरे साथ हो, इसलिए मैं वहां पर गई। मैं कंटिन्यू गई 6-7 दिन मैं कंटिन्यू गई, मैंने एक भी दिन स्किप नहीं किया। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब ये तो आपने बताया कि आपका जो मोटो क्या था, मोटिव क्या था, बट अब जब आपने ये फैसला लिया और आप वहां जाने लगी तो फिर उसके बाद क्या क्या हुआ आपके साथ? सुना आपके फादर साहब के ऊपर हमला भी किया गया, सच है? तो क्या क्या आप थोड़ा बताएंगे उसके बारे में? एक्चुअल में पूरा इंसिडेंट ही मैं बता देती हूँ। क्या हुआ, हम वहाँ पर गए, हम कंटिन्यू तो जा ही रहे थे, तो काफ़ी लोगों, हम वीडियो वगैरह पोस्ट सब कर रहे थे, तो ऑलमोस्ट जो सबको ही पता चल गया था। और हमारे जो एनिमीज हैं, जो हमारे थॉट से एग्री नहीं करते हैं, वो लोग भी वहाँ पर आए, उन्होंने भी बदतमीजियाँ की। किस किस्म की बदतमीजियाँ? जस्ट लाइक जब पापा के साथ इंसिडेंट हुआ था ना, इससे ठीक एक दिन पहले हम जब प्रोटेस्ट से घर जा रहे थे ना, प्रोटेस्ट के पीछे ठीक मेट्रो जाने के लिए एक रोड है, तो हम वहीं से जा रहे थे। एंड देन वहां पर एक व्यक्ति आता है, गौरव हिंदू,
वो आता है कैमरा लेके आता है, मुझे लगा कि मेरा कोई फॉलोवर होगा। तो मेरे को स्टार्टिंग में लगा, बहुत मेरे को खुशी हुई। एंड देन उसने बोला तुम बहुत कहती हो ना हिंदू हो, हिंदू हाँ, तुम बहुत कहती हो ना कि हाँ मैं हिंदू नहीं हूँ, तुम 110 करोड़ हिंदुओं को गालियां देती हो। मैंने बोला क्या हो रहा है ये मेरे साथ। तो वहां पर मेरे साथ के जो लोग थे ना, उन्होंने मेरे को बचा लिया था एक तरीके से, एंड हमने भी उनको आंसर किया कि हम ऐसा क्यों कहते हैं। उसके बाद उसी के नेक्स्ट डे तो क्या रिस्पॉन्ड था आपका? मेरा काफी लोग इसके अगेंस्ट भी जाएंगे और काफी लोग उसको गलत थॉट पे भी लेके जा रहे हैं, नेगेटिव लेके जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी, हमने बोला भाई ये एक देश लोकतांत्रिक है। हमने इस थॉट से बोला कि ये देश एक लोकतांत्रिक है, हम हिंदू नहीं है, हम अपने आप को बोलते हैं। हमने आपको मानने से मना किया? बिल्कुल भी नहीं, आप अच्छे से मानिए, आपको जो करना है आप करिए, हम आपको बोलने वाले कोई नहीं है। हमने बस इतना ये हिंदुस्तान का संविधान, भारत का संविधान आपको ये बात बोलने की इजाजत देता है, को कहने का हक देता है कि आपकी प्रैक्टिसेस क्या हैं, आप क्या प्रैक्टिस करती हैं। और इस बात के लिए मुझे नहीं लगता कि ये बात किसी को नागवार गुजरनी चाहिए। शायद वो चीज लोगों के मन में ना अलग ही विचार पैदा हो रखे हैं, वो अच्छी चीजों को भी अच्छी थॉट से देख ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात बोली निशु आपने कि मतलब भारत का कुछ माहौल इस तरह का क्या हो गया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा उत्तेजित या फिर इनटॉलरेट हो रहे हैं या चीजों को नेगेटिव तरीके से लेने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इस बात को समझने की कि इस देश के हर नागरिक को अपनी बात कहने का हक है और हमें एक दूसरे के विचारों को माने या ना माने, पर हम कम से कम उसको इज्जत तो दे सकते हैं। इज्जत ना भी दे तो कम से कम बेइज्जत तो ना करें। एंड मैं पता है इस पे क्या सोचती हूँ कि कहीं ना लोगों की सोचने की जो पावर है ना, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। क्योंकि उनको जो दिखाया जाता है वो मान लेते हैं, और जो उनको रियलिटी दिखाना चाहते हैं उनके वो खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उनको समझने की कोशिश मतलब नहीं करते। चेतना कहीं ना कहीं जो है वो मरने की कगार पे पहुंच रही है, वो जिंदा नहीं हो पा रही है। सच है, इसलिए हम ये चेतना की गुफ्तगू कर रहे हैं आज। प्लीज कंटिन्यू। हाँ, एंड देन उसके नेक्स्ट डे हम गए वहां पर, नॉर्मली सब चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। उसके बाद हमने ना मैं और मेरा एक भाई था, हम दोनों खड़े होकर ना बात कर रहे थे। तो हमने कुछ लोगों को ना नोट किया कि शायद ये वो लोग हो सकते हैं जो यहाँ पर दबंग करने का या दबंग फैलाने का, यहाँ बदतमीजी कर रहे हैं लोगों के साथ, ये वही लोग हैं। और आई डोंट नो मेरे को ऐसा फील क्यों हुआ, शायद इसलिए क्योंकि वो मेरे को घूर रहे थे, मेरे को कंटिन्यू स्टेयर कर रहे थे, मेरे देख देख के बातें कर रहे थे। एंड वहां पर क्या हुआ ना, जब हम दोनों खड़े होकर बातें कर रहे थे तो 5 लोग ठीक हमसे 5 कदम आगे खड़े थे, और 4 लोग जो मेन गेट से एंट्री करने का जो रोड है ना, और वहां पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, वहां पर 4 लोग खड़े थे। तो हमने साइड आसपास देखा, जो हुआ मैंने भी आपको जस्ट बताया। तो क्या वो पापा आए वहां पर, और पापा ने मेरे से बोला कि नीचे यहाँ पर वीडियो वगैरह शूट कर लो। मैंने बोला मेरा मन नहीं है, आप करो जाकर। तो पापा सीधे गए, पापा ने वहां का जितना भी व्यू है उसे कैप्चर करने के लिए जब फोन का कैमरा ऑन किया एंड वीडियो शूट करने स्टार्ट किया, और तो उन्हें ना उन जो लड़की 5 हमारे सामने खड़े थे, उनको फील हुआ कि पापा उनकी वीडियो शूट कर रहे हैं। उनमें से एक स्वतंत्र भारद्वाज, जिसने पापा के कड़े से हमला किया, उसी ने पापा के कैमरे पे हाथ मारा। एंड देन तो पापा पे उसी टाइम पे हमला हुआ था, आपके फादर साहब पे। और ये किसने करवाया था? आई डोंट नो इसके पीछे किसका हाथ है। ये लोग कौन थे जो उनको मतलब उनके ऊपर जो भी ये वायलेंट हो रहे थे? मुझे खुद नहीं पता कि वो लोग कौन थे, बट हमें ऐसा फील हो रहा है कि वो शायद कहीं ना कहीं वो लोग थे जो आपकी हमारे विचारधारा से एग्री नहीं है। तो क्या वो उन लोगों ने पापा के कैमरे पे हाथ मारते हुए ये कहा कि ए चमार तू हमारे वीडियो बनाएगा। पहले कैमरे पे हाथ मारा एंड देन ये कहा, एंड देन पापा ने मेरे को ये बात बताई है, ठीक है। उसके बाद उन दोनों की लड़ाई स्टार्ट, वो 4 यहाँ से झपटे एंड देन 5 यहाँ से पापा के ऊपर एक अकेले, लेकिन पापा ने फिर भी हैंडल किया। और लोगों को लगा कि गोदी मीडिया है, तो उन्होंने पापा को बचाने की जगह वीडियो शूट करना स्टार्ट किया। और तो क्या हुआ ना, पापा और स्वतंत्र भारद्वाज की लड़ाई में ना, स्वतंत्र भारद्वाज जो था वो नीचे गिर गया था और पापा उसके ऊपर थे। तो पुलिस वालों को लगा कि पापा उनको मार रहे हैं, तो पुलिस वालों ने डायरेक्ट पापा को ही पकड़कर ऊपर उठाया। तो स्वतंत्र भारद्वाज ने उसी का फायदा उठाते हुए कड़े से पापा के सर पे मार दिया। एंड देन पापा की ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट, पुलिस आई, उनको पकड़ा और पापा को इतनी बदतमीजी से लेके गई। 4-5 पुलिस वाले बदतमीजी से लात मार मार के पापा को लेके जा रहे हैं। और स्वतंत्र भारद्वाज को, जिसने सबसे बड़ा हमला किया था पापा के ऊपर, उसको एक पुलिस वाला, सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर उसको लेके जा रहा है।
और वो भी बिल्कुल आराम से कंधे पे हाथ रखा। एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि बूथ पे लेके गए और उस टाइम मैं भी वहाँ थी। तो बस एक चीज है, इससे पहले आप कंटिन्यू करें। ये जो दोहरा व्यवहार किया गया, आपके पिताजी के साथ अलग किस्म का व्यवहार और ये जो दूसरे व्यक्ति थे जो हिंसा में शामिल थे उनके साथ अलग किस्म का व्यवहार, आपको क्या लगता है कि इसकी वजह क्या रही? उनकी जाति रही, उनकी विचारधारा रही, या क्या आपको क्या लगता है, क्या रीजन हो सकते हैं इसके? मुझे खुद नहीं पता, लेकिन कहीं ना क्या समझती हैं? हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि ये जो पुलिस है ना वहाँ पर जो मौजूद है और अभी के टाइम पे क्या हरकतें कर रही है और स्टार्टिंग से लेके अब तक क्या हरकतें करती आ रही है, उनसे साफ साफ पता चलता है कि ये पुलिस पूरी तरीके से गवर्नमेंट से और जो यहाँ पर दबंग फैलाने का काम कर रहे हैं, बदतमीजियां कर रहे हैं, उनके साथ मिली हुई है। हालांकि पुलिस का काम लोगों की, नागरिक की रक्षा करना है, पर ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। बिल्कुल, मतलब वो वर्दी तो पहनते हैं पुलिस की, जिसका मतलब है लेकिन कि गुंडई हमारे वाला देशों काम की कर रहे हैं। नागरिकों की रक्षा करना, पर इसके पीछे कहीं ना कहीं गुंडई या दहशतगर्द, मतलब हमें डर लग रहा है, बजाय हमें बल्कि सिक्योर फील करना चाहिए उनकी मौजूदगी में। वही तो, वहाँ पर पुलिस तो लगाई इसलिए गई है ताकि वहाँ पर जो लोग हैं वो सिक्योर हो सकें, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं वहीं पर मौजूद थी, लेकिन मुझे लगा कि नॉर्मल सी हाथापाई हुई होगी, क्योंकि और वहाँ पर मैं जब वहाँ पर घुसने की कोशिश कर रही थी ना, तो वहाँ पर भी 2 फीमेल पुलिस ऑफिसर्स आ गई थी, उन्होंने मेरे को साइड कर दिया था। ओके। एंड देन मेरे को अंकल जो भी आए हैं हमारे साथ, उन्होंने मेरे को बताया कि निशु पापा की चोट लग गई है और उनकी ब्लीडिंग हो रही है। मैं डर गई। फिर मैंने रोते रोते तभी वीडियो बनाई थी कि पापा की चोट लग गई है। एंड देन मैं बूथ के अंदर गई, तो बूथ के पापा ना बहुत लाइक वो बैठे हुए थे, भाई उनके कंटिन्यू ब्लीडिंग हो रही है, सामने 4 वाली पुलिस ऑफिसर्स बैठे हैं। सबसे पहला काम क्या है, पर उनको अस्पताल नहीं लेके गया? मेडिकल करवाओ, उनका ट्रीटमेंट करवाओ, एंड देन आप देखो कि हुआ क्या है। वहां पर कम से कम पापा को आधे घंटे बिठा कर रखा है, एंड देन पापा का मेडिकल करवाया जब हमने उन पर प्रेशर बनाया। ठीक है, तो मैं बूथ के अंदर जाती हूँ, देखती हूँ कि पापा की चोट लगी हुई है। मैं रोने लगी और उसके बाद मैंने देखा कि पापा के चोट मारने वाला स्वतंत्र भारद्वाज ठीक उनके सामने खड़ा है। पापा ने उसी टाइम बोला पुलिस ऑफिसर्स को कि जिसने मेरी चोट मारी है, जिसने मेरे ऊपर हमला किया, उसको आप ठीक मेरे सामने खड़े कैसे कर सकते हैं। तो पुलिस ऑफिसर्स पता क्या कह रहे हैं, कहीं का तो मुख्यमंत्री है जो हमसे तू कुछ बोलेगा। मतलब इस देश में सिर्फ मुख्यमंत्री की इज्जत है, उन्हीं को सिर्फ मेडिकल केयर की जरूरत है, उन्हीं को सारी सुविधाएं मिलेगी। इस देश की जनता जो कि वोट करके उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है, उनकी कोई इज्जत नहीं। इज दैट व्हाट ही ट्राइड टू से? यस। एंड देन पापा ने जब ये बात बोली, उसके बाद वो जो बूथ था ना उसके साइड में एक किचन एरिया भी था, तो फिर उसको किचन में शिफ्ट किया गया। एंड देन फिर मैं अंदर गई, वो मेरे को बाहर नहीं आने दे रहे। पापा ने बोला कि निशु तुम बाहर जाके इन्फॉर्म करो तुम अंदर क्यों आई। तो फिर हम बाहर जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वो सुन नहीं रहे। बोले तुम बाहर जाके क्या करोगी, तुम्हारे पापा तो यहाँ है, तुम्हें इनके साथ हॉस्पिटल जाना चाहिए। मैंने बोला नहीं जाना, मेरे को बाहर जाना है। उनके आगे मैंने हाथ जोड़े, फोन ले लिया मेरे, यहाँ तक कि उन लोगों ने, ठीक है, मेरे को बाहर नहीं आने दे रहे। मैंने 2 से 3 बार रो रो कर उनके आगे हाथ जोड़कर बोला कि प्लीज मेरे को बाहर जाने दो। उसके बाद उन्होंने बोला अच्छा तुम्हारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी कौन लेगा। मैंने बोला मेरे अंकल लेंगे, बाहर खड़े हैं। तो उन्होंने पूरा लिखा, साइन करवाया, नंबर बोले तुम घर जाओगे, प्रोटेस्ट में रहोगी। मतलब मैं घर जाऊंगी, मैंने झूठ बोला, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे को पता था कि प्रोटेस्ट में मेरे को जाने नहीं देंगे। तो फिर मैंने ये बोलकर मैं बाहर गई। एंड देन मैं जाकर मैंने अभिजीत भैया वगैरह को इन्फॉर्म किया, फिर जाकर उन्होंने पुलिस वालों से बात की। फिर अब आपके फादर साहब की कंडीशन ठीक है अभी? हाँ, ही इज ओके। अच्छा निशु, एक चीज़ मुझे आपकी बातों से समझ आ रही है, जो कि होनी निश्चित है। जब कभी भी आप किसी भी चीज़ के बारे में आवाज़ उठाते हैं या अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हज़ारों तूफानों का सामना आपको करना पड़ता है, जो कि आप भी कर रही हैं। तो ऐसे में मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी स्कूल लाइफ पे, आपकी एजुकेशन पे इस बात का क्या असर पड़ रहा है? आपके क्लासमेट्स या आपके टीचर्स आपके प्रति किस तरह का रवैया रखते हैं? आप जिस तरह की ज़िंदगी जी रही हैं, जिस तरह से अपनी आइडियोलॉजी के बारे में खुल के बात कर रही हैं, प्रोटेस्ट साइट पे भी जाती हैं और बहुत ही बेबाकी और बहादुरी से अपनी हर चीज़ को रखने की कोशिश करती हैं इतनी छोटी सी उम्र में। तो मैं बस ये जानना चाहती हूँ, जब आप स्कूल जाती हैं तो जो टीचर्स होते हैं वो किस तरह से देखते हैं आपको, या आपके जो क्लासमेट्स हैं वो कितना सपोर्ट करते हैं आपको? प्लीज़ थोड़ा सा डिटेल में बताइए। सबसे पहले कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं अपने क्लास के जो लाइक मेरे क्लासमेट्स हैं, मेरे टीचर हैं, वो मेरे बारे में जान ही ना पाए। सबसे पहले मेरी कोशिश ये रहती है। बट क्लास में आई डोंट नो, बच्चों को कैसे ना कैसे करके पता चल जाता है।
और अभी के टाइम पे तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता है, क्योंकि अभी जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ पापा के साथ जो हुआ, उनकी सारी वीडियोस वो लोग इंस्टा यूज़ करते हैं, उनकी फीड पे वो वीडियो आ रहे हैं, वो मेरे को शेयर कर रहे हैं। तो लाइक उनको सबको पता चल चुका है कि मैं एक सोशल इन्फ्लुएंसर हूँ। तो उससे सबसे पहला रवैया तो ये रहता है टीचर का। जब मैं लाइक आज से 2 साल पहले मैं 8th में थी, तो मेरे साथ ना मेरे को बुली किया जाता था। ओके। मैं सोच नहीं सकती, और मैंने वो सब लाइक ऐसा कर भी दिया, वो सब झेल भी लिया मैंने। मेरे को तो बिलीव नहीं होता कि मैंने ये सब कैसे झेल लिया, और आज भी शायद कहीं ना कहीं मुझे बुली किया जाता है और मैं झेल भी रही हूँ। तो स्टार्टिंग में मेरे को 1 साल मतलब किस तरह से बुली किया जाता है? मेरे से कोई क्लास में बात नहीं करता था पहले, मैं आज कोई भी बात नहीं करता था। एक बच्चा ऐसा फील कर सकता आप कि शायद 11-12 साल की रही होंगी तब इनिशियली? 12 तब की बात बता रही। 12-13 साल की थी मैं, 8th में थी मैं। तो आपके दोस्त भी बात नहीं करते आपसे? न्यू एडमिशन हुआ था। अच्छा। एंड देन जब भी बच्चों को पता भी चला, तो कहते हैं ना कि 1 महीने के अंदर तो एटलीस्ट बच्चों के फ्रेंड्स बन जाते हैं, क्लास में तो उनको जान लेते हैं। बट मैं जिस दिन मैं गई थी ना क्लास के अंदर, उसी दिन मेरे को बुली किया गया था। कैसे? क्या हुआ कि एक बार मेरे को ना क्लास के जो मॉनिटर्स थे ना, उन्होंने मेरे को, अरे भाई कोई न्यू बच्चा आ रहा है, आपको प्यार से बिहेव करना चाहिए, उसको उसकी सीट बतानी चाहिए। ऐसा मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं किया। और हमारी क्लास से कुछ, हमारे स्कूल के ना कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं कि आप स्कूल में जा रहे हो ना तो आपको 2 चोटी फोल्ड होनी चाहिए। और न्यू एडमिशन था, मैं प्राइवेट से गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट हो रही, मुझे ये सब नहीं पता था। मैं सिर्फ 2 चोटी करके गई थी, मैंने फोल्ड नहीं कर रखा था। तो मैं लेट क्लास में पहुंची, टीचर ने मेरे से इतनी गंदे तरीके से बिहेव किया। कौन हो तुम? मतलब मैम न्यू एडमिशन। तो फिर मैम ने अंदर बुलाया, थोड़ी देर खड़ा करके रखा, वहां पर भी खड़ा करके रखा मुझे। फिर मैं सीट पे जाके बैठी। भाई कोई बच्चा है, उसकी खुद की लैंग्वेज होती है, वो क्या थोड़ी बहुत इंग्लिश यूज नहीं कर सकता? एक सेंटेंस में अगर वो एक वर्ड इंग्लिश का यूज करता भी है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो इंग्लिश वर्ड आपने यूज करने की वजह से एंड वो था नथिंग, कुछ नहीं। मैं एक मेरी साइड में बैठी हुई थी, मेरी बैग तो वो क्या हिंदी का पीरियड था या फिर साइंस का पीरियड था? तो फिर इंग्लिश नहीं बहुत बात इंग्लिश बोल नो। ओके। तो क्या हुआ ना, तो ये क्या उसने ऐसा कहा आपसे कि अंग्रेजी यूज करने की वजह से वो? मैं आपको बताती हूँ ना। अच्छा। तो बेंच मेट से मैंने कहा नथिंग नथिंग, तो वहीं पर ना क्लास मॉनिटर आई, उसने सुन लिया। फिर लंच पीरियड हो गया, जब मैम गई तब उन्होंने मेरे को पता है कैसे बुलाया, कम से कम 20-25 बच्चे खड़े होकर वो मेरे को बोल रहे हैं नथिंग नथिंग नथिंग। उंगली भी मैंने उस टाइम की थी। वो सब मेरे को कंटिन्यू सुना रहे हैं, मेरी सब देख रहे हैं और हंस रहे हैं और बोल रहे हैं नथिंग नथिंग। तो इस तरीके से मेरे को फर्स्ट डे ही बुली किया गया था। फिर मेरे से 1-1.5 साल किसी ने बात ही नहीं की, थोड़ी बहुत मतलब 1-1.5 साल तक आपसे किसी ने बात नहीं की? मतलब मेरे को ये जो सिचुएशन आप फेस कर रही हैं ये बहुत आसान नहीं है। पहली बात तो ये, क्योंकि जब आप बच्चे होते हैं, आप क्लास में होते हैं, आपका मन करता है कि आपके दोस्त हो, आप उनके साथ खाना खाएं, लेकिन आप कह रही है 1.5 साल तक आपसे कोई बात ही नहीं करता रहा। तो आपके मन पे इस बात का क्या असर पड़ा? आपकी जहनी कैफियत पे क्या असर पड़ा? मतलब आपको कैसा महसूस करती थी आप? सबसे पहले कि देखो बच्चे तो करते ही थे, टीचर्स करती थी वो अलग से। बच्चा भाई 3-4 दिन में एक छुट्टी तो करेगा ऑलमोस्ट। तो हमको उससे प्रॉब्लम रहती थी कि तुम इतनी छुट्टी क्यों करती थी। ऐसा नहीं कि अकेली मैं ही करती थी, पूरी क्लास करती थी। तो ये छुट्टियां क्यों करते थे? अरे भाई कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी प्रोटेस्ट में जाना होता था। अच्छा, तो शायद उनको ये लगता होगा कि प्रोटेस्ट में जाने की वजह से छुट्टी करती है निशु, तो शायद उनको ऐसा लगता होगा कि अटेंडेंस का कुछ इशू है। और बल्कि ऐसा कोई इशू नहीं होता था, कभी नहीं हुआ है ऐसा, और अभी भी नहीं हो रहा है। तो शायद उस टाइम उस टाइम मेरे को मैम जानती थी, जो हमारी क्लास टीचर है वो मेरे को जानती थी कि मैं एक सोशल इन्फ्लुएंसर हूँ। लेकिन उस टाइम मेरा एक डायलॉग बहुत वायरल हुआ था, मोदी जी कहते हैं हम तो फकीर हैं, झोला लेके कहीं भी चल देंगे। तो 2024 में जब ये जाएंगे ना तो उनका जो झोला है ना वो भी चेक होगा। तो वो वीडियो बहुत वायरल हुई, बहुत मतलब जैसे अभी ट्रोलिंग हुई है ना मेरी। तो ये आपने खुद लिखा या आपको किसी ने लिख के दिया या आपने ऐसी रवानगी में कह दिया? रवानगी में कह दिया। चेक वैसे तो ये जनता का अधिकार है कि वो जो हमारे मुल्क के जो सरबराह हैं या जो गद्दी नशी लोग हैं, है ना, जिनके पास पावर है, वो एक्चुअली हमारी जवाबदेह तो है। उन्हें जवाब तो देना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए और क्या नहीं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग जुमला था। एक बार फिर से बोलिए क्या? मोदी जी कहते हैं हम तो फकीर हैं, झोला लेके कहीं भी चल देंगे। तो 2024 में जब ये जाएंगे ना तो इनका जो झोला है ना वो भी चेक होगा। तो ये 2023 की बात थी, तब मैं नहीं बोला था, क्योंकि 2024 में उस टाइम इलेक्शंस भी थे।
तो ये सारे आपके टीचर्स भी सुनते हैं ये सब जुमले? शायद उन्होंने उस टाइम देखा होगा क्योंकि वो वीडियो बहुत वायरल हुई हुई, तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता था कि शायद वो इस वजह से मेरे साथ बिहेव करती थी। उसके बाद कुछ चीज़ें नॉर्मल हुई क्योंकि हमारी जो क्लास में ना उस टाइम बहुत बच्चे थे, तो वो ना डिवाइड हुए। तो जो बच्चे अजीब गरीब से थे ना उनको अलग क्लास में शिफ्ट कर दिया गया था। और अभी के टाइम पे हमारी क्लास जो है वो डिवाइड ही हो रखी है। अजीब गरीब से मुराद आपकी मैं समझी नहीं। कहते चुगलबाज। हमारी क्लास में एक ना एक ऐसा बच्चा जरूर होता है, एक क्या बहुत से बच्चे होते हैं चुगली करने वाले। ये नाम कौन देता है? ये सब नाम अजीब गरीब चुगलबाज, ये इस तरह के नाम बच्चों को कौन देता है? भाई मैं ऐसा वो ऐसी हरकतें करते थे, चुगली करते थे लोगों की। तो नहीं बच्चे ने अगर तो उनको अलग कौन भेज देता था? अरे भेजता नहीं था, लेकिन क्लास में 90 से 100 बच्चे हो रहे हैं, क्या एक क्लास में इतने बच्चे बैठ सकते नहीं बैठ सकते ना, उन्हें डिवाइड किया गया था, 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया था। तो ये डिवीजन कौन करता है? ऑफ कोर्स टीचर्स करते हैं। तो टीचर्स ने ये डिवीजन किया कि इस तरह के बच्चों को वहां भेजा गया। नहीं ऐसा नहीं है। देखो गवर्नमेंट स्कूल होता है, इसमें ना बच्चों के पास 2 ऑप्शंस आते हैं, आपको संस्कृत लेनी है या उर्दू। तो हमारी जो क्लास थी ना उसमें सभी बच्चे थे और न्यू एडमिशन भी हुए बहुत सारे, तो काफी सारे बच्चे हो गए थे। तो किसी के पास उर्दू था, किसी के पास संस्कृत था, तो मैम ने उर्दू वाले बच्चों को शिफ्ट कर दिया था। तो उर्दू वाले बच्चे कितने थे? मे बी होंगे 50। तो इन्हें अजीब व गरीब और चुगलबाज कहा गया? उनमें से कुछ थे अच्छा जिनका नाम मैं आज ही बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मैं बताऊंगी नहीं। ओके। तो आपने बताया कि बुली किया जाता है, टीचर्स का भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं रहता, 1-1.5 साल से बच्चे भी बात नहीं करते, शायद लंच भी अकेला खाना पड़ता होगा। मैं ये जानना चाहती हूँ इसका आपकी पढ़ाई पे कैसा असर पड़ता है? हाँ, कैसे आप कॉन्सेंट्रेट कर पाती हैं पढ़ाई पे? थोड़ी सी मुश्किल होती है बिकॉज हम हर चीज़ अटेंड नहीं कर पाते, छुट्टियां होती हैं। तो देखो कहते हैं कि थोड़ा सा अगर आप पढ़ाई पे 1 घंटे में अगर बैठकर पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आ जाता है। तो मैं शायद क्लास अटेंड भी नहीं कर पाती, तो मैं घर पे बैठकर 1 घंटे पढ़ लेती हूँ बढ़िया तरीके से, तो वो सब कवर हो जाता है। एंड देन क्लास एग्जाम्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। और बस पढ़ाई मेरी बहुत बढ़िया चल रही है एज अ एवरेज स्टूडेंट, और मैं हमेशा एक अच्छा स्टूडेंट बनने की कोशिश करती रहती हूँ। तो पढ़ाई आप क्या परस्यू करना चाहती हैं, या करियर आप क्या परस्यू करना चाहती हैं आगे चल के? जो एजुकेशन की आपने बात की, तो आपका इंटरेस्ट किस में है? जैसे कौन से स्ट्रीम में इंटरेस्ट है, कौन से सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, या कौन सा प्रोफेशन आप आगे चल के चुनना चाहेंगी और उसकी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहेंगी? मेरे मन में ना बहुत अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं। मैं आगे चलकर बहुत कुछ करना चाहती हूँ, और मेरे मन में अलग अलग चीजें आ रखी हैं कि मेरे को ये बनना है, कहीं ये, और कुछ डिसाइड नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो ये होता है हमारे साथ भी हुआ था, सबके साथ होता है ये। तो स्ट्रीम अगर मैं ऐसा कहूँ कि मेरे को पसंद है तो वो साइंस पसंद है, लेकिन शायद मेरे को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एरिया में जाना है तो आर्ट्स लेनी पड़ेगी। में इंटरेस्ट है या आर्ट्स में इंटरेस्ट है? आपके पेंटिंग वगैरह भी करती हैं या कुछ किताबें? स्ट्रीम आर्ट्स बता रही हूँ मैं, स्ट्रीम आपको आर्ट बता रही हूँ। तो नहीं, मेरे को पेंटिंग करने का बिल्कुल शौक नहीं है। आपको स्ट्रीम आर्ट बता रही हूँ। फिल्म्स देखने का शौक है? फिल्म नहीं, फिल्म्स में नहीं। तो क्या मतलब आप जब निशु के पास वक्त होता है खाली, वो क्या करती है? उसको क्या करना अच्छा लगता है? जैसे मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद है, तो मैं एक फूडी इंसान हूँ, तो मैं फूड खाती हो या बनाती भी हो? दोनों। अच्छा, क्या क्या बना लेती है निशु? मैं घर का आपको जो जो भी खाना होता है ना नॉर्मल, आपको जो बनवाना है बनवा लो। तो सबसे ज्यादा मजेदार आप क्या बनाती हैं, ताकि अगली बार जब हम मिले तो फिर आप वो बना के लेकर आए? ओके, तो क्या बनाती हैं आप? मैं बनाती तो बहुत कुछ हूँ, बट फिर भी सबसे अच्छा अगर मैं कुछ बनाती हूँ तो दही तड़का सुना होगा आपने? दही तड़का, हाँ मजे का होता है। हाँ, वो बनाती हूँ मैं काफ़ी अच्छा। और फ्रेंच फ्राइज ये सब भी बहुत अच्छा बढ़िया लगता है। तो निशु को चाइनीज पसंद है बहुत? हाँ, बना भी लेती हूँ अच्छे से। क्या क्या? चिली पोटैटो है ना, चाउमीन एंड स्प्रिंग रोल, ये सब बना लेती हूँ। मंचूरियन इज बेस्ट भाई, मेरी मम्मा बहुत अच्छी बनाती हैं। मतलब आप हंसती भी बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। अब लेकिन मैं आपसे जो क्वेश्चन करना चाह रही हूँ वो ये है कि निशु क्या जज्बाती भी हो जाती है कभी कभी, और वो ऐसी कौन सी बातें होती हैं जो उसके मन को चोट पहुंचाती है या दुखी कर देती है? ऐसा पर्सनल या फिर सोशल इन्फ्लुएंसर टाइप में, या सोशल लाइफ? कैसे भी, पर्सनल जिंदगी में, सोशल लाइफ में, क्या किसी अब पिछली बार आपको किस बात ने बहुत ज्यादा आहत किया था, जब आपको लगा कि मैं बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ और मैं बहुत ज्यादा
तकलीफ से गुजर रही है और आप बात नहीं कर पा रही हैं, ऐसा कभी होता है आपके साथ? कभी कभी जब हम बिल्कुल ऐसा मन करता है कि बस अकेले बैठ जाएं और कोई भी ना हो और बहुत जोर जोर से रोए, या इस तरह की कोई बात? हाँ, ये लास्ट टाइम मेरे साथ हुआ था। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि ये लास्टली पता है कब हुआ था, जब मेरे को ये लोग ट्रोल कर रहे थे। ट्रोल कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन मेरे मन में ये थॉट्स आ रहा था कि ये वीडियोस हर कोई देख रहा होगा, हर कोई। सबसे बुरा थॉट मेरे मन में यही था कि लोग मेरे को क्या सोचेंगे, अनपढ़ गवार। ये देखना, I mean, ये इस बात का एहसास कि दुनिया आपको देख रही है, ये इस बात का असर पड़ता है आपके जहन पे? बहुत बहुत हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं, इतनी ज़्यादा इस पर असर पड़ता है और दिमाग ऐसा पागल सा हो जाता है। और उस टाइम आपको सबसे ज़्यादा हेल्प पता है किसकी चाहिए होती है? मदर एंड फादर, एंड दे हेल्प यू। यस, आई थिंक उन्हीं की वजह से आप इन सब सिचुएशन से ओवरकम कर पाती हैं। सच है। क्योंकि देखो लास्ट टाइम जब मेरे साथ ये सब हुआ तो पापा ने, मम्मा ने बहुत समझाया कि कोई बात नहीं, होता है, चलता है। बट कहीं ना मेरे को एक चीज बहुत बुरी लगती थी अपने फादर की, तो वो ना हल्का फुल्का मेरे को ना डांट दिया करते थे। एंड इस टाइम में यार नहीं वो सब झेला जाता, तो उस टाइम मैं ऐसे आपने बताया ना कि उस टाइम मन करता है कि आप एक रूम में अकेले जाओ और रो बहुत बुरी तरीके से, तो मेरे साथ वही हुआ था। उसके बाद मेरे एक बहुत पर्सनल इंसिडेंट हो गया था, बहुत बुरा इंसिडेंट हो गया था, जो कि मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकती। ओके। तो उसके बाद मैं मम्मा के पास, और पापा बैठे थे, बहन बैठी थी, भाई बैठा था, और पापा भी बैठे थे, मम्मी भी बैठी थी। तो मैं मम्मी के गोद में बैठकर इतनी बुरी तरीके से रो रही हूँ। लाइफ में मैं इतना गंदा शायद तभी रोई थी, इतनी गंदी तरीके से रो रही हूँ कि मैं जितना, मेरा मन कर रहा है कि मैं रोऊं, और मैं जितना भी रो रही थी ना, मेरे दिल का दर्द जो था ना वो हल्का ही नहीं हो रहा था। ओके। तो मैं कम से कम आधे 1 घंटे बैठकर बुरी तरीके से रोई थी, चिल्ला चिल्ला कर रोई थी, तब जाकर, और फिर मम्मा भी थोड़ा इमोशनल हो गई, वो भी रोने लगी, तब जाके तो ऐसे में आपको कोई दोस्त, कोई सहेली है? नहीं, जो मेरा कोई इस तरह की कोई भी दोस्त नहीं है? एक्चुअली में ना हम जिस तरीके से काम करते हैं तो हमारे थॉट्स का कोई वहाँ पर है ही नहीं, जहाँ जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस क्लास अकेले रह जाते हैं ना। हाँ, जब आप किसी एक आइडियोलॉजी को लेकर चलते हैं और अपनी बात रखते हैं, तो ऐसा लगता होगा कि इतनी सारी भीड़ में आप कहीं अकेले रह गए और साथ देने वालों की कमी है। साथ देने वाले हैं, बट कहीं ना कहीं वो डर है ना कि कौन कब कहाँ मुकर जाए, कब धोखा दे दे, कुछ पता नहीं। अच्छा, आपकी सोसाइटी आपका साथ देती है? क्योंकि देखते हैं कि बहुत ज्यादा डेथ थ्रेट्स भी आ रहे हैं आपको। आप जहाँ रहती हैं वो किराए का घर है या आपका खुद का घर? रेंट, किराए का घर है। तो आपके मकान मालिक का कैसा रवैया है, या आपके आस पड़ोस वाले जो लोग हैं उनका कैसा रवैया है? सबसे पहली बात, सपोर्ट सिस्टम कहाँ से मिलता है आपको? सबसे पहली बात, हम एक ऐसे इंसान है, हम आसपास के लोगों से बात ही नहीं करते, ना वो हमसे करते हैं। क्योंकि हमें पता, अगर हम उनसे बात करेंगे तो वही 4 लोग वही बातें। इन सब चीजों से बचने के लिए हम लोगों से बात नहीं करते। एक तो ये 4 लोगों ने सारी दुनिया को दुखी कर रखा है। मैं इनसे बहुत परेशान 4 लोग जिनको अपनी लाइफ से ज्यादा दूसरों की लाइफ की कदर होती है, या फिर उनकी लाइफ में दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट होता है ज्यादा। इंटरेस्ट नहीं, इंटरफेयर कर बदतमीजियां करना। अच्छा अच्छा। वो 4 लोग मेरी नजर के हैं जिनको इससे ये प्रॉब्लम है कि उस लड़की ने ये कपड़े कैसे पहन लिए, वो इतनी अच्छी बनकर बाहर कैसे जा रही है, किसी लड़के के साथ कैसे घूम रही है, चाहे वो उसका भाई क्यों ना हो। उनको उससे ये प्रॉब्लम है। इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, इनके पास पैसा नहीं भी आ रहा है तब भी इनको प्रॉब्लम है। वो 4 लोग, इनसे तो मेरे को नफरत है। तो इस चीज से बचने के लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसी तो आप ज्यादा, तो आपका सर्कल बड़ा नहीं, तो फिर ये जो सपोर्ट है, आई मीन रोजाना आपको डेथ थ्रेट्स मिल रहे हैं, है ना? और डेथ थ्रेट्स के अलावे एक बात और, आपको इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे पब्लिकली रेप का थ्रेट दिया गया। एक 15 साल की छोटी सी बच्ची के साथ जब ये होता है निशु, मैं समझ सकती हूँ ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है, क्योंकि आई हैव सीन ऑल दोज वीडियोस एंड थैंक्स टू लक्ष्य, आई गेस वो आए और उन्होंने आपके लिए वीडियो बनाई। लक्ष्य ने, लक्ष्य स्पीक्स, राइट? सो सपोर्ट मिला, ये अच्छी बात है। पर मैं आप ज़रा अगर खुल के बात करना चाहें, कैसा महसूस हुआ एक बच्ची को जब सोशल मीडिया पे उसके अस्मिता के बारे में, उसके वजूद के बारे में इस तरह से सरेआम उसको इतने गलत तरीके से रेप के थ्रेट्स दिए जा रहे हैं? आपको कैसा लगता है कि इस देश में, इस समाज में, जब एक बच्ची के साथ, जो कि आप खुद हैं, उनके साथ ऐसा हुआ? सबसे पहली बात कि मेरे को ऐसा फील कैसा हुआ उस टाइम मेरे को, तो देखो मैं ना, उसने इतने गंदे वर्ड्स कहे थे
मेरे को वो सुनकर वल्गर फील हो रहा था। छी, ये वर्ड्स मेरे लिए? हाउ इज इट पॉसिबल? मैं उस टाइम ऐसा सोच रही थी, और वही सोच कर छी, ये वीडियो और भी लोगों ने देख ली होगी। वही थॉट दोबारा कि ये वीडियो और भी लोगों ने देखी होगी। उस चीज को सोचकर भाई ये मेरे लिए इतना बोल रहा है, तो वो चीज सोचकर मैं रोई भी थी, बहुत रोई इस चीज को सोचकर मैं। वो गंदा भी फील हो, बहुत वल्गर, लाइक अजीब सा, जो मैं शायद नहीं बयां कर सकती हूँ, ऐसा फील हुआ मेरे को। एंड देन लोग उस पर वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहली बात, जिन्होंने मेरे सपोर्ट हुए वीडियो बनाई, बहुत, वो हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे को सपोर्ट किया एंड वीडियो बनाई, उनके लिए मैं थैंक्स अ लॉट। और काफ़ी लोगों ने मेरे को वीडियो तो बनाई, साथ में मैसेज करके सपोर्ट किया। उनकी वजह से शायद, और मम्मा पापा और फैमिली के सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ पर बैठी हूँ, वरना शायद मैं अभी यहाँ पर आप लोगों के बीच में ना बैठी होती। तो ऐसा कुछ सीन था। तो मतलब सपोर्ट बहुत मिला, और साथ में ये सब देखा, घिनौना फील हुआ, लेकिन काफ़ी लोग खुश भी हो रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, अगर तू ऐसा ही मतलब बोलेगी। इमेजिन के एक छोटे से बच्चे को रेप के थ्रेट्स दिए जाते हैं, जो कि किसी को भी दिया जाना गलत है, गुनाह है, गलत है, क्राइम है ना, बहुत बड़ा। और लोग हंस रहे हैं। मतलब लोगों की जो एक सेंसिबिलिटी या सेंसिटिविटी का क्या हो गया है, शायद ये कहाँ से आता है? इतनी घृणा, इतनी नफरत। चाहे आप जो भी हो, मेरे कहने का मतलब है, चाहे आप जो भी हो, चाहे आप कहीं से भी आते हो, किसी भी आइडियोलॉजी से आती हो, कुछ भी सोचती हो, लेकिन रेप थ्रेट जैसे सीरियस मामले को लेकर भी लोग इतने इनसेंसिबल हो गए। सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, रेप के थ्रेट्स देने वाले एक व्यक्ति ने वीडियो बनाई और उस पर लोग हंस रहे हैं, और वो हंसने वाले लोग पता है कौन है? हमारे देश में आधे से ज्यादा लोग अनपढ़ हैं, जिनको पता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। उनको लग रहा है ये तो हमारी अपोजिशन थॉट की है, हमारी थॉट की है ही नहीं, हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रही है। तो उसके बारे में अगर कोई उल्टा सीधा बोल रहा है, उसको गालियां दे रहा है, रेप थ्रेट्स दे रहा है, तो वो खुश होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एंड आपने देखा होगा कि अंबेडकर राइट्स, एक ऐसे लोग हैं ना जो डिफरेंट आइडियोलॉजी होने के बाद भी तुम्हें लोग गाली दे रहे होंगे, बट अंबेडकर राइट्स उनकी माँ बहनों को गालियां नहीं दे सकते। मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे इस तरह से अगर आपके साथ साइबर बुलिंग हो रही है या आपके कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है, तो आप कानून का सहारा ले सकती हैं। और मैं कुछ एक्ट्स हैं जो मैं आपको और हमारे ऑडियंस को, या वो तमाम गर्ल्स जो वहाँ मौजूद है जिन्हें इस तरह के थ्रेट्स दिए जाते हैं या सोशल मीडिया पे जिन्हें बुली किया जाता है, सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी एक्ट एंड द पीनल कोड एक्ट, जिसमें है सेक्शन 66D 67 of the IET Act and section 356, section 351 and section 79 of भारत न्याय संहिता। ये सारे एक्ट्स आप चाहें तो लगा सकते हैं। आपको FIR लॉन्च करनी चाहिए, ये आपका संवैधानिक हक है। चुपचाप बैठने से नहीं होगा, क्योंकि जो साइबर बुलिंग है या सोशल मीडिया पे आपका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है या डेथ या थ्रेट्स दिए जा रहे हैं या रेप थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, आपको सीरियसली इस बात के लिए एक्शन लेना चाहिए। आपने FIR लॉन्च करवाई इस बात की? सबसे पहली बात ना, हमने स्वतंत्र भारद्वाज का वाला जो केस था वो FIR करवाया, उस पर कुछ पुलिस कर नहीं रही है, तो हमारी ना एक हौसला टूट गया। लोग तो कह रहे हैं कि FIR करवाओ। ये वीडियो अभी भी मौजूद है सोशल मीडिया पे जिसमें आपको रेप थ्रेट दिया गया है। आई थिंक यू शुड लॉन्च एन FIR सबसे पहले, अगर आपने अभी तक नहीं करवाई है, क्योंकि आपको अपना काम जरूर करना है ना। मतलब वाई आई एम शेयरिंग, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ठीक है। मैंने एक नाटक बनाया, कुछ लोगों को वो नाटक नागवार गुजरा, उस वजह से मेरे पीछे पूरी की पूरी ट्रॉल आर्मी लगा दी, जो कि आपके भी पीछे लगी हुई है। नेगेटिव कैंपेनिंग हुई 1 हफ्ते तक, 1.5 हफ्ते तक। तो शुरू में तो मुझे लगा कि ठीक है, लोगों को हक है ये बात कहने का, अपनी बात रखने का, लेकिन जब ये कैरेक्टर असैसिनेशन में तब्दील हो गया तो मैंने फौरन एक्शन लिया। मैंने फौरन ईमेल की जहाँ जहाँ मुझे करनी चाहिए थी, गवर्नमेंट से जवाब मांगे, मुझे जवाब मिले, और फिर वो जो ट्रॉल आर्मी थी वो रुक गई। विदिन 2 weeks दे हैव स्टॉप्ड इट।
वो सारे के सारे पोस्ट डिलीट किए गए, वो सारे के सारे कमेंट्स डिलीट किए गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम कानून कस के कि हम बाबा साहेब की, जब हम अम्बेडकराइट होने की बात करते हैं, आपने कहा कि आप अम्बेडकराइट हैं, तो जाहिर सी बात है बाबा साहेब की बात होना बहुत ज़रूरी है। और जब बाबा साहेब की बात होती है तो बगैर एजुकेशन के उनकी बात करना मेरे ख्याल से बहुत नामुनासिब है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहेब एक एग्जाम्पल हैं जिन्होंने एजुकेशन को जरिया बनाकर वो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बने। आज हम और आप उनको पढ़ रहे हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं, दुनिया भर में उनका नाम चलता है, सारी पूरी दुनिया में उनके बारे में टॉक शोज होते हैं, उनकी लिखी हुई किताबों का जिक्र होता है। तो मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन से तो हम अलग कर ही नहीं सकते इनको। अभी आपने बात की कि किस तरह से सोशल मीडिया पे जो गैर अम्बेडकराइट लोग हैं वो शायद ज़्यादा अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो एक सवाल मुझे आपसे पूछना है कि जय भीम जैसे कुछ वीडियोस मैंने देखी, अगर आप चाहती हैं तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये ना बंदा मार देते हैं हम बोल के जय भीम का नारा। ये दो बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की, जो कि 10-12 साल की उम्र के होंगे, और वो जय भीम का नारा बोल के कह रहे हैं कि बंदा मार देते हैं। तो एक चीज है बस, मुझे मेरे लिए बहुत तकलीफ दे। क्यों बहुत तकलीफ दे है मेरे लिए? वो इसलिए क्योंकि मैंने भी कुछ किताबें थोड़ा बहुत पढ़ी हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की एक किताब तो यहाँ भी मौजूद है। आई थिंक हमें ये पढ़ना चाहिए और हमें ये खुले दिल से पढ़ना चाहिए, रिडल्स इन हिंदुइज्म। तो बहुत सी बातें, बहुत से फैक्ट्स को लिखते हैं, बयां करते हैं, और एक फैक्ट पे वो 10 एविडेंसेस, टेक्सचुअल सोर्सेस प्रोवाइड करते हैं, तो वो अच्छे से अपनी बात को रख पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी हम अपनी बात रखें, बहुत सलीके से, बहुत तहजीब से बात रखें, और उस बात को रखने के साथ साथ एविडेंसेस को रखें, प्रूफ दें, है ना, आर्ग्यूमेंट्स पेश करें। लेकिन ये क्या बात हुई कि और ये देखा जाए तो ये जय भीम का नारा लगा के जो इतनी अग्रेसिव एक कुछ ऐसा तबका है, कुछ लोग, सब नहीं, जो अग्रेसिव हो रहे हैं कि बंदा मार देते हम जय भीम का नारा लगा के। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा साहेब अगर यहाँ कहीं भी होंगे उन्हें तो बहुत तकलीफ पहुंचेगी इस तरह की बात सुन के। तो ये मुझे ऐसा लगता है, ये मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रही थी, ये पिछले 10 सालों में हुआ है। 10 साल से पहले मुझे एक भी ऐसा गाना नहीं मिला जिसमें इतनी, बाबा साहेब को लेके बहुत सारे गाने बनाए जाते हैं, बहुत सारी महफिलों में उनकी बात की जाती है और अलग अलग तरह से लोग उनकी बात करते हैं, लेकिन इस तरह की बात ऐसा लग रहा है कि पिछले 10 सालों में हुआ है। आप सबसे पहले तो आप क्या सोचती हैं इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर या इस तरह का जो गाना बनाते हैं, इतनी हिंसक बात करते हैं उसके बारे में, और फिर हम ये सोचते हैं कि ये पिछले 10 सालों के अंदर अंदर ही ऐसा ही क्यों हुआ, उससे पहले क्यों नहीं हुआ? ठीक है, सबसे पहली बात कि ये जिस तरीके का गाना सुनाया कि हम लोगों को मार देते हैं लेकर जय भीम का नारा, इसमें ना जय भीम नारे का जो अपमान है ना, बहुत बड़ा अपमान है ये, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बहुत बड़ा अपमान है। तो मैंने आपको बताया कि ये जो अब्यूज करते हैं ना, ये जो अम्बेडकर राइट नहीं होते हैं, जो 99.999% हमारे अम्बेडकराइट जो है ना वो एजुकेटेड हैं, समझदार हैं। एजुकेटेड भी नहीं है तो वो समझदार हैं, वो दिमाग से सोचते हैं, तो वो गालियाँ नहीं देते हैं। लेकिन वो 1% लोग जो शायद एजुकेटेड नहीं है और सोच भी नहीं पाते, लेकिन उनको बस इतना पता है कि जय भीम का नारा लेना है। तो इन लोगों को कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? कुछ क्या हो रहा है? ये कौन लोग हैं जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इन लोगों को? तो देखो, कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस तो ये आज के टाइम पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो इतना बड़ा नाम हमारे देश में अब बनता जा रहा है, उसको देखकर ही हुआ है। लेकिन शायद इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ा नहीं है, ये बाबा साहब जी को बिना पढ़े और जय भीम का नारा बोलना जानते हैं। अगर ये एक बार पढ़ लेंगे ना तो शायद ये जो इस टाइप के शब्द यूज कर रहे हैं ये नहीं करेंगे। क्योंकि इंसान जो होता है ना, स्टार्टिंग बहुत अपने एक नाम जोरों शोरों से और हड़बड़ाहट के साथ कि हाँ भाई पूरा गदर मचा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस चीज का एक तरीके से एविडेंस भी है ये गाना। ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक तरीके से इसमें दबंग दिखाने की कोशिश की है जय भीम के नारे को। बट जय भीम एक ऐसा नारा है बिल्कुल शांतिपूर्वक और एजुकेशन से रिलेटेड का नारा है।
तो शायद ये एजुकेटेड नहीं है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है, और इन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नहीं पढ़ा, इसलिए ये ऐसी हरकत कर। दूसरा, बस मेरा ये ख्याल है, मेरा कोई ये कमेंट नहीं है, मैं इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रही हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि हम देख रहे हैं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद, जिनकी आपने बात की, जिनसे आप इन्फ्लुएंस होके अपने खुद को आज़ाद महसूस करती हैं, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि पिछले 10, हम देखें इनका पॉलिटिकल करियर, तो पिछले 10-12 सालों में इनका करियर जो है रहा है ना। 10-12 सालों से ये थोड़ा सा उरूस पे आए हैं, और थोड़ा सा दूसरा हाँ बहुत, और दूसरा ये कि बहुत बेबाकी से वो अपनी बात भी रखते हैं, और उनकी वजह से बहुत सारे जो दलित कम्युनिटी से आते हैं लोग, या जो ऑप्रेस्ड कम्युनिटी से आते हैं, उनको बल तो मिला है, सच है ना, ये बात है। लेकिन क्या उस बल मिलने पे कहीं ना कहीं हमारे उसी समाज का कुछ एक तबका, कुछ एक ग्रुप अनविलिंगली या विलिंगली थोड़ा सा हिंसक भी हो रहा है, थोड़ा सा हिंसा की तरफ भी जा रहा है, और इस तरह के गाने बनाने, क्योंकि देखो आत्मविश्वास एक अच्छी चीज है, लेकिन जब आत्मविश्वास हिंसात्मक सोच में बदल जाए तो वो गड़बड़ है। तो आपको क्या लगता है कि ये तालमेल कैसे बैठे, ये कैसे बने, या ये किस तरह से हो? क्योंकि आत्मविश्वास होना, गर्व महसूस करना अच्छी बात है, लेकिन गर्व महसूस करने के साथ साथ खुद को इतना ज्यादा प्राइड फील करते करते आप एक हिंसक हो जाएं या हिंसात्मक बातें करने लगे, तो फिर ये जो लाइन है, ये कब और कैसे क्रॉस हो जाती है, क्यों हो जाती है, और इसका क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं? सॉल्यूशन इसका मैं बताना चाहूँगी, और ये ऐसा क्यों होता है। सबसे पहले हम इस पर ही बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। वो वही बात, कुछ ज़्यादा ही प्राइड करने लग जाते हैं, उनको लगता है हर चीज़ का सॉल्यूशन जय भीम के नारे से है। और मैंने पहले भी कहा कि शायद उन्होंने बाबा साहब जी को नहीं पढ़ा, इस वजह से ये हिंसक। तो पढ़ाई जरूरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बाबा साहब जी को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा इसका सॉल्यूशन ये है कि ऐसे हम तो नहीं हैं, लेकिन अगर आपके आसपास का ऐसा कोई अम्बेडकर राइट आपको लगता है कि ये हिंसक की तरफ जा रहा है, तो प्लीज़ आप उसको समझाना कि हमें हिंसक से नहीं बल्कि शिक्षा से और समझदारी से काम लिया। मतलब इल्म की जो रोशनी है वो दुनिया के सभी अंधेरों को दूर कर सकती है। आपको तीरों तलवार की जरूरत नहीं है, कलम से ही, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने तो अपनी कलम से ही सब कुछ किया। उन्होंने तो कभी इस तरह की किसी हिंसात्मक गतिविधि में नहीं कूदे, बल्कि उन्होंने तो पढ़ाई को तवज्जो दी। पहले तलवारें उठाई, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कलम उठाई। उन्होंने कहा कि पहले मुझे पढ़ना है, पहले मुझे पढ़ाई से लिबरेट होना है, उसके बाद में होगी सारी कहानी। और आपको आजादी भी पढ़ाई ही दे रही है एक्चुअली, सच है ये। तो आपने ऐसे कितने लोग देखे हैं, जैसे आपने भीम सेना की बात की आपने? नहीं, भीम आर्मी। आपने भीम आर्मी की बात करी, और आपने कहा कि बहुत से लोग हैं जिनसे आप इन्फ्लुएंस हुई। क्या वो लोग आप अपने हाथों में किताबें भी रखते हैं, या आपको सजेस्ट करते हैं कि ये किताब पढ़े? जैसे आप कहते हैं कि हम भीम आर्मी की मीटिंग्स अटेंड करते हैं, तो किस तरह की बातें होती हैं वहाँ पर? क्या वो बोलते हैं कि ये किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ो, बाबा साहब की ये किताब पढ़नी है? उनका सबसे ज्यादा मेन मोटिव ये रहता है, देखो पहली बात तो भीम आर्मी के कोई भी प्रोग्राम्स होता है, भीम आर्मी के क्या किसी भी संगठन के अगर कोई प्रोग्राम्स होते हैं तो उनका एक मेन मोटिव होता है। और भीम आर्मी के ज्यादातर प्रोग्राम्स होते ही इसलिए हैं, पहला किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसको न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन सबसे ज्यादा होते हैं। तो उसमें मेन मोटिव तो यही रहता है कि हमें उसे न्याय कैसे दिलाना है। इस पुलिस वहाँ पर जो भी चीजें होती हैं उनको किस तरीके से समझना है और उनसे कैसे बात करनी है, ठीक है। तो स्पीच लोग देते हैं और उसमें कुछ एजुकेटेड लोग आते हैं जिनको बोलने का मौका मिलता है, वो लोग भी हमें बुक सजेस्ट करते हैं और शायद लोग उनको पढ़ते भी हैं और मैं खुद पढ़ती हूँ। तो यानी कि पढ़ाई लिखाई का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, यू हैव टू स्टडी। पढ़ना तो आपको पढ़ेगा, क्योंकि अगर आप मतलब सच्चा अगर आप कह रहे हैं जय भीम, तो खाली ये बोलने से तो नहीं होगा, आपको उनकी किताबें भी तो पढ़। सच्ची इज्जत और सच्ची रिस्पेक्ट क्या है कि मैं जय भीम का नारा लगा के मार दूं, या जय भीम का नारा लगा के उनकी किताबें पढ़ूं, जय भीम का उनके बारे में जानूं, उनकी जिंदगी कैसी रही। देखो सबसे पहली बात मैं इस पे एक चीज कहना चाहूंगी, जय भीम का जो नारा लगाएगा ना वो वही व्यक्ति होगा जो अम्बेडकर जी को मानता होगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ता होगा, जानता होगा। और अगर पढ़ा भी नहीं है तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी ना कि जय भीम का नारा लगाने के बाद ना आप हिंसा पे मत उतरो, क्योंकि आपने
एक पढ़ाई का और एक शिक्षा का, द सिंबल ऑफ नॉलेज जिसको कहा जाता है, उनके मार्ग को चुना है। और उन्होंने 3 मंत्र कहे हैं जिनको हम 3 मंत्र कहते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जय भीम का नारा लेना इज इम्पोर्टेंट, मतलब इसका मीन यही है कि आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बताए गए इन 3 मार्ग को और इन 3 मंत्रों को जरूर जाने, उनका मतलब समझिए और उनके मार्ग पर चलिए। आपने अभी प्रदर्शन की बात की, तो प्रदर्शन से मैं ये एक सवाल आ रहा, आपने एक वीडियो भी बनाई थी कि जैसे ये जो रैलियां निकालते हैं या प्रोटेस्ट करते हैं, आपको क्या लगता है इन प्रोटेस्ट से कुछ बदलाव आते हैं देश में, या फिर कुछ संवैधानिक तरीके अपनाकर नियम कानून में कुछ बदलाव लाकर बदलाव आते हैं, या सिर्फ सड़क पे उतर के प्रोटेस्ट करने से बदलाव आते हैं? आप क्या सोचती है इस बारे में? नियम कानून से तो सबसे बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि प्रोटेस्ट भी इसलिए किया जाता है ताकि नियम और कानून से लोग एक्शन ले सकें। वेरी नाइस। एक चीज है इसमें, आपकी एक वीडियो देखी थी मैं इसको भी समझने की कोशिश करी ताकि हमारी ऑडियंस भी ज्यादा अच्छे से समझे। बिल्कुल। तो आपने कहा उसमें कि जो आई थिंक वीडियो थी कि जो मायावती जी हैं वो एसी रूम्स में बैठ के कह रही हैं, और जो हमारे चंद्रशेखर आजाद है वो तो सड़क पे उतरते हैं। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर आप कर पाए। सबसे पहली बात, यहाँ पर ये बात मैंने बोली क्यों थी कि वहां पर मायावती जी का स्टेटमेंट आया था ना इसी बात पर, जब वहां क्या कह रहे हैं कि मगरमच्छ के आंसू बहाकर आप लोगों को बहकाने की कोशिश मत कीजिए। मतलब एक तरीके से इनडायरेक्टली भाई चंद्रशेखर आजाद जी को ये मगरमच्छ कह रही थी, और जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे क्या कह रही थी उनको कि क्या कहते हैं, वहां पर राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं और वो अपनी रोटियां सेकने का काम कर रही हैं। व्हाट डू यू मीन? वहां पर लोग पागल थोड़ी ना है जो आ रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और अगर भाई चंद्रशेखर आजाद जी उनका साथ देने की कोशिश कर रहे हो तो आप उनको मगरमच्छ कह रहे हो। अगर आपने स्टार्टिंग में, हमारा जब पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था, आपने तभी कहा था कि किसी को आप गलत मत कीजिए। अगर आप आपको अगर उनके थॉट्स अच्छे भी लगते तो अगर आप उनका साथ भी नहीं दे सकते तो उनको बुरा भी मत कहिए। तो बहन कुमारी मायावती जी जब उन लोगों को न्याय दिलाने का काम भी नहीं कर सकती तो एटलीस्ट जो उन लोगों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में अगर आप अच्छा भी नहीं सोच सकती तो वो जो काम कर रहे हैं उनको वो तो करने दो, उनके ऊपर टिप्पणियां तो मत करो। ओके, तो एक चीज बस मुझे यहाँ पर आपको बोलनी है, आपने अपनी बात रखी बड़े अच्छे से। तो एक तो ये कि बस एक सवाल ये है कि क्या आप मायावती जी का जो पॉलिटिकल करियर रहा है, उन्होंने अपने टाइम पीरियड में जो काम किए हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाई की है आपने? बिल्कुल बिल्कुल। ओके गुड। तो अब मुझे बस एक चीज यहाँ पर ये कहनी है निशु, बतौर एक जिम्मेदार नागरिक, भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी मैंने आपको गाना सुनाया कि जय भीम का नारा लेके बंदा मार देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अगर उन्होंने ये बोला कि वर्गला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, तो हो सकता है कि शायद वो इस तरह की गुमराही की बात कर रहे हो कि जो है लोग तो क्योंकि गुमराह हो रहे हैं ना। दूसरी चीज डिस्क्राइब करना चाहिए। दूसरी चीज ये कि हमें ये समझना पड़ेगा कि वो एक दलित नेता है, वो कुछ भी नहीं बोल सकती है ना। एक चीज हाँ, बिल्कुल वो ये रीजन ये है कि एक तो वो कुछ भी जिस पोजीशन पे वो है या कोई भी है, हमें अपने संवैधानिक तरीकों को ही तोड़ के, क्योंकि वो कोई भी एक स्टेटमेंट देंगी, किसी भी एक अपराध जो हुआ है, जैसे चंद्रशेखर आजाद जो है वो सड़कों पे उतर जाते हैं, है ना, वो उनका तरीका है सड़कों पे उतर जाने का, और एक तरीका है कि हम संवैधानिक तरीकों को अपना के नियम कानून में बदलाव लाके, जो कि मायावती ने किया भी अपने टाइम पीरियड में, अपना जो उनका टाइम स्पैन था लाकर अपनी बात कही। ये दो एक तरीके हमारे। तो निशु, गौर करने वाली बात ये है कि क्या सड़क पे उतरकर भी इंसाफ मिल रहा है? मतलब मेरा सवाल ये है कि पिछले 10 सालों में हम कितनी बार सड़कों पे उतरे और हमने कितनी बार प्रोटेस्ट किए। प्रॉब्लम ये है कि प्रोटेस्ट करके भी तो कोई बदलाव नहीं आ रहा, प्रोटेस्ट करके भी तो कोई इंसाफ नहीं दिला पा रहे। तो मैं किसी के भी तरीके को क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि दो अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके हैं। चूंकि आप एक लर्निंग जर्नी के प्रोसेस में है ना, तो इसलिए मैं आपको या हमारे जो जितने भी लोग हैं जो हमें देख रहे हैं उनको ये मैं कहना चाहती हूँ, और मैं खुद को भी ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी चीज को अचानक से हम जज करने से पहले हम पहले समझ तो लें कि वो
क्या तरीके हैं। जैसे अगर हम प्रोटेस्ट में उतर भी गए तो उसका हासिल क्या हो रहा है। वो कहते हैं ना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं मकसद मेरा, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तो वो कोशिशें संवैधानिक तौर तरीके अपनाने से आएंगी या किस तरह आएंगी, ये हमें सोचना पड़ेगा। सबसे पहली बात हम बात करते हैं, आपने कहा कि प्रोटेस्ट करने के बाद भी तो हम लोगों को कोई न्याय नहीं मिल रहा है, कोई नहीं, मैंने ये बोला कि क्या कोई न्याय मिला आज तक प्रोटेस्ट करने के बाद भी और सड़क पे उतरने के बाद। चंद्रशेखर आजाद जी, मैंने देखा है, आई रियली रिस्पेक्ट हिम, ही इज वेरी नाइस पर्सन, और मैं उनको प्लीज डोंट थिंक कि मैं उनको क्रिटिसाइज करूं। मेरे कहने का मतलब है कि ये भी बहुत अच्छी बात है ना। हाँ, बस मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या तरीके हैं, उन तरीकों से क्या मिल रहा है। जैसे बड़ी अच्छी बात है कि वो हर जगह पहुंच जाते हैं, जब भी जहां कर भी कहीं भी कुछ हो रहा होता है। फिर सवाल ये भी है कि क्या इंसाफ भी मिल पा रहा है, क्या ये सवाल तो हम करेंगे ना, क्वेश्चन तो कम से कम नागरिक, एक हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते, जैसे एक उस एक्शन का क्या रिएक्शन हुआ, क्या आउटपुट आया, ये तो हम इस बात के ऊपर भी तो शोध होना पड़ेगा ना, रिसर्च होनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो इस पर देखो, सबसे पहले मेरा थॉट तो ये है कि सड़क पे तो इंसान को उतरना ही पड़ता है, क्योंकि उसको न्याय नहीं मिल रहा है। अगर घर बैठे न्याय मिल रहा है तो कौन धूप में, सड़ी गर्मी में, इतनी भयंकर मौसम में सड़क पे उतरने के लिए तैयार है? कोई तैयार नहीं है। लेकिन अगर घर बैठे आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो आपको तो न्याय चाहिए ना। आप न्याय लेने के लिए अपनी आखिरी दम तक कोशिश करते रहेंगे। जब घर बैठे न्याय नहीं मिल रहा तो सड़क पे उतरने का अधिकार भी हमें संविधान देता है। बिल्कुल, ये एब्सोल्युटली करेक्ट। और आपने एक बात और कही थी कि हमें संवैधानिक तरीके से भी एक्शन लेना चाहिए, तो प्रोटेस्ट करना भी हमें संवैधानिक राइट ये है। अच्छा, मैं वही वाली बात करी थी। एक तो ये है कि हंगामा कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पे, जैसे अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात थी कि कोई एक व्यक्ति थे, उनकी कार में कोई दिक्कत थी, तो उन्होंने हंगामा नहीं किया, जाके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट गए, कंज्यूमर कोर्ट गए, और फिर मारुति वालों को उनकी गाड़ी देनी पड़ी, है ना। ये एक वीडियो अभी रिसेंटली आई थी। तो ये भी एक तरीका है ना। और एक तरीका कि हमने किसी जैसे फॉर एग्जांपल 2 सिचुएशंस में आपको दे रही हूँ। जैसे अभी मेरे साथ हुआ, ट्रोल आर्मी हुई, मैंने एक्शन लिया, मैंने कंप्लेंट फाइल की, वो रुक गया, है ना। तो हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए, हंगामा मचाना या बदलाव लाना? सबसे पहली बात, हमारा सबसे ज्यादा मेन मकसद तो ये होना चाहिए, आपने 2 ऑप्शन दिए थे, हंगामा मचाना और बदलाव करना। तो बदलाव करना होना चाहिए। और आपने एक बात और कही थी कि मारुति वाला भी आपने एग्जांपल दिया। सबसे पहली बात कि हमारे देश में कानून है, हम उन कानून को भी फॉलो करके भी, ऐसा नहीं है कि किसी को भी न्याय नहीं मिल रहा, है ना। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि पहले तो हम तरीके अपनाएं, कानून तरीके तो पहले अपना रहे हैं, उसके बाद ही तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या हमें संवैधानिक और कानूनी तरीके भी अपनाकर भी न्याय की तरफ हम बढ़ सकते हैं? सबसे पहली बात, लोग प्रोटेस्ट पागलबंदी की वजह से तो नहीं कर रहे, वो पहले लॉज और क्या कहते हैं, मतलब लॉज के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं वो। और जब उनको लॉ के थ्रू ही जब उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तब जाकर ही तो वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे देश में जो कानून है ना, कानून व्यवस्था इतनी बुरी हो चुकी है कि कानून सबके लिए इक्वल नहीं रह चुका। किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए कम। एग्जाम्पल के तौर पर पापा के साथ ही हंगामा हुआ, उसमें पापा को खदेड़ा गया और एक को इतनी अच्छी फैसिलिटी से प्यार से कंधे पर हाथ रख कर उसको लेके जाया गया। शायद इसीलिए बोला जा रहा है कि कानून अंधा है और क्योंकि वो ये देख ही नहीं पा रहा कि ये हर किसी को बराबरी से नहीं मिल रहा है। किसी को तो बड़ी इज्जत से नवाजा जा रहा है और किसी को बहुत ज्यादा बेइज्जत किया जा रहा है। ये भी एक बात है। तभी तो लोग सड़कों पे उतर रहे हैं। और आपने एक एग्जांपल दिया था मारुति वाला, तो इसका भी मैं आपको जवाब देना चाहूंगी। उस व्यक्ति ने, उसकी कार में कोई प्रॉब्लम आई, वो मारुति के मैनेजर के पास गया, उसको सोल्यूशन मिल गया, तो वो हंगामा क्यों करेगा? उसने कंज्यूमर कोर्ट पे केस किया मारुति वालों को, और मारुति वालों को उसको गाड़ी देनी पड़ी दूसरी। तो जहां पर उसने केस किया, सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वॉइस को सुना, उसके लिए वॉइस रेज भी की, तब जाके तो मारुति ने, तभी तो जाकर मारुति ने कुछ, यानी कि कोर्ट है, न्यायपालिका है, लोग पागल हम जाना चाहिए वहां पर, हमें कानून का भी सहारा लेना चाहिए, है ना। तो ये सब घूम फिर कर बात यही आ रही है कि लोग इतने पागल नहीं है कि वो डायरेक्ट जाके हंगामा मचा देंगे। वो पहले लॉ और सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं, पर उनकी सुनवाई नहीं मिल रहा तब वो जाके वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और साथ ही हमारे देश में ना कानून व्यवस्था पता है कैसी हो गई है कि लोगों को न्याय भी उनका धर्म और जात देखकर मिलती है।
ठीक है, कि किसके घर पे बुलडोजर चलाना है और किसके घर पे नहीं और चाहे कितना भी बड़ा उसने क्राइम कर दिया हो, पहले धर्म और जात देखा जाएगा, उसके बाद उसके घर पे बुलडोजर या कोई एक्शन लिया जाएगा। मतलब इंसान जो है वो बेगुनाह है या गुनाहगार, ये उसकी धर्म और जाति उसकी धर्म और जाति से फर्क पड़ता है, जो कि बहुत तकलीफदेह है किसी भी लोकतंत्र के लिए। और ये बहुत ज्यादा बड़ा हमला है संविधान पे, जो कि संविधान को तो खत्म ही किया जा रहा है। ये लोग तो खुलेआम बात करते हैं संविधान को बदल देंगे, ये लोग तो खुलेआम बात कैसा लगता है आपको? मतलब आप, ये कितनी ज्यादा खतरनाक बात है कि एक लोकतंत्र में संविधान को खत्म करने की बात भी कैसे सोच सकता है? फिर ये संविधान ही तो है ना जिसने हमें और आपको हक दिया दे रहे हैं। बिल्कुल, ये जो हम आज बात कर पा रहे हैं वो शायद नहीं बल्कि संविधान की वजह से कर पा रहे हैं, बट हम नहीं कर पाते। सच बात है, और क्योंकि हम महिलाएं हैं, एक तो हम महिलाएं हैं और मैं इमेजिन नहीं कर सकती। थैंक्स टू डॉक्टर अंबेडकर जो वो हिंदू कोड बिल लेकर आए, उससे पहले क्या हालत थी महिलाओं की। प्रॉपर्टी का हक नहीं था, डाइवोर्स लेने का हक नहीं था। महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए मेरे मन में ना दो नहीं 3 नाम सबसे टॉप पे आते हैं। पहला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, दूसरा माता सावित्रीबाई फूले और तीसरा पितामह ज्योतिबा फूले। महात्मा फूले की बात कर रहे हैं। भाई मतलब मैं इनको जितना सल्यूट करूं, जितना नमस्कार करूं, उनको जितना पढ़ूं, उनकी जितनी भी मतलब कुछ भी करूं ना, उनके लिए मेरे मन में इज्जत कभी खत्म नहीं होगी। भारत की पहली महिला जो टीचर्स रही हैं वो जो सावित्रीबाई फूले और फातिमा शेख रही हैं। दोनों ने मिलके बच्चियों को, खासतौर पे लड़कियों को पढ़ाने का बहुत ज्यादा काम किया है और बड़ी मुश्किलें झेलना पड़ी है उसके लिए। खास करके नहीं बल्कि उनका मेन मोटिव ही लड़कियों को पढ़ाना था। वो लड़कियों को ही पढ़ाती थी, वो महिलाओं को ही पढ़ाती। तो ये लड़कियों का पढ़ा लिखा होना इतना जरूरी है क्यों निशु? I mean, क्या लगता है आपको इस बारे में? सबसे पहली बात, जब हिंदू कोड बिल नहीं थी, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, उससे पहले महिलाओं के साथ बिहेव कैसे किया जाता था। लाइक एक जानवर के साथ भी आज के टाइम पर ऐसा बिहेव नहीं किया जाता कि एक कुत्ता अगर हमारे पास आता है ना, एक पपी आता है, तो हम उसको पहले प्यार से कुछ काटते हैं, देन उसको कुछ खिलाते हैं। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन और हिंदू कोड बिल नहीं था ना, इससे पहले महिलाओं की इतनी बुरी हालत थी कि उन्हें पैर की जूती के समान माना जाता था। क्या महिला एक इंसान नहीं है? क्या उसके अंदर कोई जीने की इच्छा नहीं है? क्या वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना नहीं चाहती? एक पुरुष जिस तरीके से जीना चाहता है, जीता है, उस तरीके से वो भी जीना नहीं चाहती। एक पुरुष के समान वो काम नहीं करना चाहती, खुलकर कुछ करना नहीं चाहती है क्या? इसलिए महिलाओं का पढ़ना जरूरी है और इसलिए निशु ने अपने नाम के आगे आजाद लगाया। अच्छा निशु, एक सवाल आ रहा है मेरे जहन में। मैंने एक और आपकी वीडियो देखी थी जिसमें आप होली फेस्टिवल का जिक्र कर रही थी कि किस तरह से आप बहुत ज्यादा होली सेलिब्रेट करने में कंफर्टेबल नहीं है। आप अगर कुछ कहना चाहें इस बारे में कि कब और क्यों आपको ऐसा लगा कि ये चीज से आपको कब दहशत महसूस होने लगी? सबसे पहली बात, इसके पीछे एक बहुत रियल स्टोरी है जिसको मैं अभी क्या मतलब बता ही नहीं सकती, बिकॉज ना लोग ना कुछ चीज समझना नहीं चाहते। मैंने आपको स्टार्टिंग से ये बात आ रही है कि लोगों की ना सोचने की पावर खत्म हो गई है। अगर मैंने उसके पीछे की भी फुल स्टोरी बताई ना, तो लोग मेरे को टारगेट करेंगे, फिर ट्रॉल करेंगे, जो कि मैं दोबारा नहीं झेल पाऊंगी। इसलिए मैं स्टोरी तो नहीं, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी, बहुत अच्छे से फेस्टिवल मनाऊं। हिंदू लाइक होली जितनी अच्छे से मनानी है ना, मैं तो कहती हूँ मेरा फेवरेट फेस्टिवल ही होली था। और ये डर से अच्छा, पहले आपका फेवरेट था तो दीपावली और हुआ क्या फिर जो आपको होली से क्या? राइट, अम्बेडकर को पढ़ा, उनके विचारों पे चला और उनको जब पढ़ा तो उनके आइडियोलॉजी से पूरी तरीके इंस्पायर होकर सब साइड कर दिया। हाँ, तो लेकिन वैसे क्या दिक्कत लगता है आपको कि उस फेस्टिवल में आज के महिलाओं लोग उसको सेलिब्रेट भी करते हैं? तो देखो, सबसे पहली बात, लोग होली खेलते हैं, होली सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसमें ना कुछ गंदे लोग महिलाओं के साथ बदतमीजियां करते हैं। होली का जब फेस्टिवल आने वाला होता है और होली का फेस्टिवल जब हो जाता है, उसके बाद हमारे पास हजारों करोड़ों वीडियो आती हैं जिसमें महिलाओं के साथ बदतमीजियां होती दिखती हैं। होली के टाइम पे अगर एक महिला गली से निकल रही है तो उसके ऊपर पानी फेंका जाता है, चाहे वो उसमें कंफर्टेबल क्यों ना हो। अरे एटलीस्ट सामने अनकंफर्टेबल क्यों ना हो, अनकंफर्टेबल है फिर भी उनके साथ जबरदस्ती ज्यादती की जा रही है। हाँ, और वो
कंफर्टेबल भी नहीं होती, अनकंफर्टेबल होती हैं, फिर भी लोग उनके साथ ऐसा बिहेव करते हैं। जस्ट इमेजिन, लाइक मैं अपनी आंखों से वो कुछ कर भी नहीं पाती, उनके चेस्ट के अंदर कंटिन्यू भाई रंग डाल देते, पूरा हाथ डाल देते हैं, एंड उन्होंने अगर व्हाइट कपड़े डाल रखे हैं तो जानबूझ के पानी डालते हैं ताकि वो ट्रांसपेरेंट हो जाए एंड उनके बॉडी पार्ट्स दिखे। लाइक मैं ये अपनी आंखों से देखती हूँ वो चीजें, वो वीडियोस आती है मेरे पास। कोई फॉरेनर होली सेलिब्रेट करने के लिए इंडिया आता है तो उनके साथ ये बदतमीजियां होती हैं, वो रोने लग जाती है, फिर भी लोग उनके साथ कोई बदतमीजी करने नहीं छोड़ते। तो मुझे सबसे बड़ी वाली प्रॉब्लम यही लगती है। देखो फॉरेनर आ रही हैं, चलो इंडियंस के साथ कर रहे हो, ये तो बहुत ही वाहियात है, लेकिन विदेश से जो फॉरेन से कोई आ रहा है उसके साथ तुम ये कर रहे हो। जस्ट इमेजिन, चाहे वो फॉरेन की हो या इंडिया की हो, महिला के साथ तुम ऐसा कर रहे हो, ये गलत है। लेकिन एक उससे भी अलग, मतलब दूसरे देश से लोग ये छवि लेकर जा रहे हैं कि हिंदुस्तान में कि इंडिया में ऐसा होता है, और इससे ना एक बहुत गंदा इफेक्ट ही पड़ता है इंडिया का कि इंडिया के लोग ऐसे हैं। एक बहुत ही अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि एक 15 साल की लड़की कैसे अम्बेडकराइट हो जाती है? ऐसा क्या हुआ आपके साथ? वो कौन से इंसिडेंसेस थे आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ, आपके माँ बाबा या कभी गांव में या घर में या आस पड़ोस में, कि आपको लगा कि नहीं? आपने कहा कि मैं हिंदू रिचुअल्स या ब्राह्मणिकल रिचुअल्स फॉलो करती थी, मैं मंदिर जाती थी, फिर आपने सब कुछ छोड़ के आपने कहा कि मैं अम्बेडकराइट हूँ। ये कैसे हुआ? मेरे पापा, मम्मा और नानी, इन लोगों के साथ हुए। मतलब वो क्या इंसिडेंसेस थे? बिल्कुल बताऊंगी मैं। देखो, एक तो आपको पता है कि गांव में माहौल क्या होता है। गांव के लोगों के साथ सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जैसे शिकार में मम्मा, पापा और नानी, दादी, दादा सब हुए। तो ये ना हमें स्टोरीज बताते हैं, हम लोग जब बैठ के बात किया करते हैं ना, तो ये लोग हमें बताते हैं कि हमें पता है कैसे बिहेव किया जाता था। लाइक पापा थे ना, पापा वो खेतों में काम करने जाया करते थे, तो वहां पर ना एक लंच ब्रेक टाइप का हुआ करता था। तो लंच में ना उन्हें सत्तू वगैरह खाने को दिया करते थे, इतनी दूर से कि तुम छू तो दूर ऐसे, लाइक आप यहाँ बैठे हो ना, आपको इतनी दूर से ऐसे देते, सच है ये। और सत्तू खाने के बाद ना आप खुद से, ट्यूबवेल होते हैं गाँव में, तो आप ट्यूबवेल से ना खुद से मग्गे को पकड़कर पानी निकाल कर पी नहीं सकते थे। अगर आपको पानी भी चाहिए ना, तो जो खेत का मालिक है, ट्यूबवेल का मालिक है, आपको उसको बुलाना पड़ेगा। पापा ने हमें बताया। और पानी भी अगर पीना होता था ना, पहले मालिक को बोलो, वो फिर आएगा, फिर मग्गे से पानी निकालेगा। अगर प्यास लगी है तो आप खुद से ट्यूबवेल पे जाके पानी नहीं। कौन से गाँव की में? हम कन्नौज में रहते हैं। कन्नौज का एक गाँव है हमारा, तो हम वहीं रहते हैं। तो पानी भी इतनी ऊपर से देते थे ऐसे कर कर। और जैसे एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का एक सीरियल है जिसमें उन्हें स्कूल में पानी प्यास लगती थी, तो टीचर आता था और उन्हें पानी पिलाता था। और पानी कैसे पीना पड़ता था, उन्हें ऊपर से पानी देता था और उन्हें चुल्लू भर बनाकर ऐसे पानी पीना पड़ता था। वैसे ही आपके फादर साहब के साथ भी हुआ। और मम्मी हमें बताती है कि हम जब लकड़ियां बीनने जाया करते थे, तो वहां पर जो खेत हुआ करते थे ना, तो वहां पर लोग हमें जब देखा करते थे, ब्राह्मण्स के छूत आ गए हैं, तो भगाया करते थे। और नानी हमें बताती हैं कि हम नानी की जो मम्मियाँ थी वो पता क्या करती थी कि अगर ब्राह्मण्स के यहाँ पर, जो ये बड़ी कास्ट के लोग हैं, इनके यहाँ पर अगर कुछ भी गंदगी हुआ करती थी, कि कोई जानवर मर जाया करता था, तो उसकी गंदगी साफ सफाई करने के लिए हमारी यहाँ की महिलाएं जाया करती थी। हाँ, ऐसे इंसिडेंट हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। मम्मी बताती हैं स्कूल में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। मम्मी जब पढ़ने जाया करती थी तो वहां पर टीचर्स उनकी कास्ट को देखकर उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते थे कि किसी बच्चे पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, किसी बच्चे या कुछ ज्यादा ही गंदी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, किसी को बहुत प्यार कर रहे हैं, इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं। तो आपके गाँव की जो, जैसे आपने कहा कि पहले आप जाया करती थी मंदिर, तो आपकी गांव की महिलाएं भी जाती हैं आपकी? हाँ, ये मंदिर वाले से एक इंसिडेंट याद आया कि हमारे गांव में ना, लाइक जिस गांव में हम रहते हैं थोड़ा दूर उससे एक मंदिर है। वहां पर आज भी हमारे गांव के लोग, हमारे गांव के क्या अछूत लोग उस मंदिर में जाकर पूजा नहीं कर सकते। मैं जब भी अपने गांव में जाती हूँ ना और उस रोड से जब निकलती हूँ, वो मंदिर देखती हूँ, तो हमें याद आता है कि हमारे पापा बताते हैं कि आज भी हमारे कास्ट के लोग उस मंदिर में जाकर, अभी भी आज भी नहीं, अगर आप भी आज भी वहां जाके चेक करोगे ना, आपको नहीं जाने दिया जाएगा अगर आप अछूत होगे तो।
ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं। और नानी हमें बताया करती थी कि जब हम लोग खाट पे बैठते थे तो ब्राह्मण्स आते थे, तो हमारे यहाँ के लोग उसी टाइम खाट से उतर जाते थे, नीचे बैठ जाते थे और उन लोगों को इतने प्यार से सम्मान से, जैसे वो पता नहीं कितने बड़े उनके ऑफिसर्स सामने हैं, आप नहीं बैठ सकते थे। और अच्छा। उनको प्यार, और वो चीज़ हमारे लोग एक्सेप्ट भी करते थे। वो नीचे बैठते थे, उनको खाट पे बिठा रहे, चेयर्स पे बिठा रहे, तो ऐसे ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होते थे। और हाँ, एक चीज़ बताती हूँ, मेरी नानी ने मेरे को बताया था कि हमारे घर पे, लेकिन हमें ये चीज़ें नहीं बताती, हमारी नानी ने बताया, हमारे जो नाना है ना, हमारा घर है नानी का, तो नानी बताती थी कि नाना है ना, वो शायद लोग जो भी उनके लोगों के ना, उनका एक कम्युनिटी थी में भी, तो उनके जो लोग मिलने आते थे ना, तो नाना उनको जय भीम बोलते थे। और हमारे घर पे ना बाबा साहब जी की एक फोटो लगी हुई थी, तो नानी हमें बताती थी कि जब भी वो जय भीम बोलती थी ना, मैं सोचती थी क्या जय भीम करते हैं, ये क्या जय भीम करते हैं, क्या है इस जय भीम का मतलब। लेकिन कहते हैं ना कि लोग कुछ होते हैं कि समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और नाना के समय पर भी तो पता नहीं कितना डिस्क्रिमिनेशन होगा, वो खुद ही जागरूक थे। मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने कम से कम लोगों को जगाने की कोशिश की। वो नहीं जागे तो वो खुद तो जागे ना। और जब नानी ने ये बात बताई ना, मेरे को इतनी खुशी हुई, वाह क्या बात है। तो इसीलिए आपने सोचा कि अगर मंदिर जाने नहीं दे रहे हैं तो फिर मुझे जाना ही नहीं है, नहीं, फिर आप अम्बेडकर जी को पढ़ा और उनके एक एक चीजों को पढ़कर और 22 प्रतिज्ञाओं का पूरा पालन करते हुए। एक दो प्रतिज्ञाएं जरा बता दीजिए ऑडियंस को, क्या क्या प्रतिज्ञाएं। मैं ब्रह्मा विष्णु को कभी अपना भगवान नहीं मानूंगा, उनकी पूजा नहीं करूंगा। हाँ, उन्होंने एक बात कही थी कि मैं हिंदू में पैदा तो हुआ हूँ लेकिन मरूंगा नहीं। तो फिर उन्होंने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट किया था। उनकी एक बहुत अच्छी किताब है अम्बेडकर की, बुद्धा एंड हिज धम्मा, मैंने पढ़ी है ये, वो बड़ी अच्छी किताब है। तो उसमें बताया गया है कि किस तरह की जिंदगी जीनी है, क्या सफर रहा, और प्रत्युत समुत्पाद की बात करते हैं वो, इंटरडिपेंडेंस की जो थ्योरी कि हम सब लोग इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, और बहुत सारी अलग अलग तमाम बातें की गई हैं कि उसका जो मेन जो कोर है कि there is no soul, there is no God, there is no afterlife, before life, and है ना, इस तरह की तमाम चीजें। और एक सबसे बड़ी बात है, मेरे को बुद्धा जी की एक बहुत अच्छी बात लगती है, अपदीपो भवो, है ना, अपना जो दीपक है खुद बनो। और वो सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है, जो कि हमारी जो प्रीएम्बल है संविधान का, उसमें भी एक लफ्ज यूज किया, फ्रेटर्निटी। उसके बारे में इस बारे में बेसिकली करुणा के बारे में बात करते हैं, वो कंपैशन के बारे में बात करते हैं। जैसे बुद्धिज्म में जो है कंपैशनेट होने के बारे में एक लफ्ज है करुणा, मैत्रेय, है ना। तो इन सब चीज़ों के बारे में बात की गई है कि एक दूसरे के प्रति हमें कंपैशनेट होना चाहिए, करुणा होनी चाहिए हमारे दिल में। और तो मुझे लगता है बहुत कुछ उन्होंने वहाँ से भी लिया है, और अच्छी बुक है, मेरे को लगता है हम सबको पढ़नी चाहिए। ऑफ कोर्स पढ़नी चाहिए। मैंने खुद ने पढ़ रखी है किताब, थोड़ी बहुत और रही, मेरी कम से कम 10-50 पेज और रही होंगी, और बाकी सारी मैंने उस किताब, और वो काफी मोटी किताब है वैसे वो, और बहुत अच्छी किताब है, मजाक से हटकर आपको जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें आपको पता चलेगा कि बुद्धा स्टार्टिंग से लेकर किस तरीके से वो बुद्ध बने। उनका पहले वो एक राज्य था, फिर भी उन्होंने एक राज्य छोड़ा, उसके बाद एक बुद्ध बने, उन्होंने कोई लालच नहीं रखा के बारे में, हाँ, और उन्होंने सच्चाई का मार्ग चुना, और हर चीज का हर एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वो निकल गए थे। तो ये सब आपको जानने को मिलेगा, तो प्लीज आप जरूर पढ़ें उस किताब को। और अगली आप कौन सी किताब पढ़ेंगी अम्बेडकर की? मैं खुद से ना, मेरे को एक किताब किसी ने सजेस्ट की थी, और अभी तो फिलहाल मेरे सामने एक किताब रखी है, ओके, रिडल्स इन हिंदुइज्म, तो मैं आपको अच्छी पढ़ने वाली हूँ। दिखा दो ये कौन सी किताब है। अच्छा, पढ़ो इसको, अच्छी इंटरेस्टिंग किताब है, क्योंकि मुझे आगे जाके बहुत कुछ करना है। और आई थिंक जिस तरीके से आपने मुझे लगता है कि आपके सारे के सारे जो सवालों के जवाब है जो आप कहती हैं, पर अभी फिलहाल दिशा नहीं मिली है उसे, और शायद आप उतने ज्यादा फैक्ट बयान नहीं कर पाते, और लोग आपको गलत समझ लेते हैं। एक्चुअली आप कहना कुछ चाहती हैं और मतलब कुछ और निकाल लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये किताब आपकी हेल्प करेगी। एक्चुअल में कहती भी सही हूँ, बट लोगों के थॉट अलग ही हैं, वो पॉइंट ही अलग है, वो अलग ही तरीके से देखते हैं, और फिर वो गलत। मुझे लगता है थोड़ा सा मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगी कि जो हमारे सामने बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराती हुई सी बहुत अच्छी स्माइल है निशु की बैठी हुई है, सीखने की कोशिश कर रही है, कुछ करने की कोशिश कर रही है,
तो क्या हो गया कि कुछ कुछ फुल फॉर्म्स उन्हें नहीं पता, पर कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जितना भी उन्हें पता है, मुझे ऐसा लगता है कि हम उन्हें जज ना करके थोड़ा सा आला ज़र्फी दिखाएं, थोड़ी सी दरिया दिली दिखाएं और उनकी बात को हम समझें। मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, वो भी पढ़ रही हैं, सीख रही हैं, सीखते सीखते गलतियां भी करेंगे, हम सब लोग गलतियां करते हैं, और इतनी ज़्यादा गलतियों को सर पे सवार ना करने की बजाय जो उनके जज्बा है, जो उनका जिस जज्बे से वो आगे बढ़ रही हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश की जा रही है, उसको अप्रिशिएट किया जाए। हाँ, मैं एक बात कहना चाहूँगी नीट के फुल फॉर्म को लेकर। आपने तो मजाक में कहा, फिलहाल मैं भी इस पर एक बात कहना चाहूँगी कि वहाँ पर नीट के फुल फॉर्म को लेकर मेरे को बहुत उल्टा सीधा कहा गया, बहुत ट्रोल किया गया। तो देखो, और आज भी लोग मेरे से पूछ रहे हैं, जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में पूछा मजाक में कि नीट की फुल फॉर्म याद की, तो देखो, मेरे याद और ना याद करने से फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि क्या नीट की फुल फॉर्म याद करने से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे? क्या जो बच्चे वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको न्याय मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। अगर मेरे याद करने से, मेरे फुल फॉर्म याद करने से अगर उन बच्चों को न्याय मिलता है, तो मैं अभी के अभी आपको नीट और सीबीएसई की फुल फॉर्म याद करके बता दूंगी, अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देते हैं तो, वरना नहीं। हर इंसान जो है संविधान की नजरों में बराबर है, यही आप कहना चाहती हैं और यही आपका मैसेज और है। पता है, हाँ, यही वाली बात सच है। हम यही चाहते हैं, हम ये लोगों को समझाना चाहते हैं कि देश में क्या हो रहा है, बट वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि वो ये चीज देख रहे हैं जो उन्हें दिखाया जा रहा है, बट वो रियलिटी देखना ही नहीं चाह रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं, हम जब कास्टिज्म के ऊपर वीडियोस बनाते हैं, वो बोलते हैं कहाँ हो रहा है कास्टिज्म, कहाँ हो रहा है कास्टिज्म। हम बोलते हैं आज भी कास्टिज्म हो रहा है। इंद्र मेघवाल और जितेंद्र मेघवाल, ये उन सब के उदाहरण हैं जिनको कास्टिज्म की वजह से जान से मार दिया गया। किसी को बुलेट रखने पे उनकी उंगलियां काट दी गई, मटका छूने पर जान से मार दिया गया, पीट पीट कर मार दिया गया, मूछे रखने पर मार दिया। क्यों? क्योंकि तुम एक अछूत हो। वो ये सब देख ही नहीं रहे हैं, और ये खत्म नहीं हुआ है, ये आज भी चल रहा है, आज भी बदस्तूर जारी है। और हमें ये गलतफहमी है कि जो नहीं पढ़े लिखे लोग हैं या जो पढ़ते नहीं हैं वो ये काम करते हैं, पर ऐसा नहीं है। जो बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं, घमंड आ वो अपने अपने तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, पर कर तो सभी रहे हैं। और याद रखना, क्लास में अगर किसी बच्चे से ज्यादा अच्छी तरीके से बिहेव किया जा रहा है और किसी के साथ गंदा, तो वो भी डिस्क्रिमिनेशन है। उसे समझिए कि किस तरीके से आपके साथ भी आपको क्लास में या स्कूल में कभी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा? ऑफ कोर्स करना पड़ा है, बिल्कुल करना पड़ा है। मैम कहती हैं तुम पढ़ाई करो, हम तो पढ़ भी रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट उन्हें फिर भी पता नहीं किस चीज से प्रॉब्लम है। उन्हें प्रॉब्लम इस चीज से है कि तुम पॉलिटिकल चीज में क्यों घुसी पड़ी हो, सोशल मीडिया में क्यों घुसी हो, तुम्हें स्टडी करनी चाहिए। ऐसे इस दुनिया में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो पॉलिटिकल ना हो। लोग कहते हैं ना कि हम ए पॉलिटिकल हैं। ये जो हम इस कमरे में बैठे हैं, बाजार जा रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, दुनिया हम जब जिंदा हैं और उस जिंदा रहने में जितनी भी चीजें आती हैं, every single thing is political and you know, वो सब कुछ political। and you know, आपने क्लास में भी पूछा कि आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन एक बार क्या हुआ था कि मैम ने ना मेरे से पूछा कि अपना ना तुम जाति का एक प्रमाण पत्र होता है, कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो मेरे से मांगा। मेरे को पता नहीं था, मैंने पापा का होगा, मेरा नहीं है। तो मैम बोली क्या हो तुम? मैंने बोला मैम मैं जाट हूँ। मैम बोली चमार हो, साफ साफ बोलो ना। ओके, टीचर ने ऐसा बोला? यस। माय गॉड। एंड देन हमारी एक सब्जेक्ट टीचर है मैथ्स की। एक बार क्या हुआ कि हम पढ़ाई कर रहे थे, एंड ये दिल्ली के स्कूल की बात है। यस, सी, एंड ऑफ कोर्स ए टीचर इज एजुकेटेड, बट अगर वो एक बच्चे से इतनी इनसेंसिटिवली बात कर रही हैं, जस्ट इमेजिन एक एजुकेटेड व्यक्ति, एक एजुकेटेड वुमन, एक एजुकेटेड टीचर एक लड़की से ऐसे बात कर। एक तो पता है गवर्नमेंट स्कूल में ना टीचर्स का एक बहुत गंदा रवैया होता है कि बच्चे चाहे कुछ भी कर रहे हो ना, कुछ भी नहीं, नॉर्मल सा भी बिहेव कर रहे हैं ना, तो उसमें भी उनको कमियां निकालनी होती हैं। मतलब इनटॉलरेंस आपको हर जगह देखने को मिल रहा है। हम लोग तैयार ही नहीं है एक दूसरे को सुनने के लिए, समझने के लिए या जानने की कोशिश करने के लिए कि वो क्या कह रहे हैं या कहाँ से आ रहे हैं। आर्ट को इंटीग्रेट किया जा रहा है स्टडीज में, तो ये सब चीजें, ये सब ट्रेनिंग्स क्या टीचर्स में दिख नहीं रही हैं या उन्हें ट्रेन नहीं किया जा रहा? पता नहीं, उनको ये ड्रामा लग रहा है। और उसके बाद वो बोल रही है कि ज्यादा नेतागिरी करने की तो कोई जरूरत नहीं है, नेतागिरी करने की जरूरत नहीं है। मेरे को हर टाइम यही ताना कसती रहती थी, वो कसती रहती थी। मैंने पापा को बताया, पापा गए
और फिर बोल रही नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अपनी बात से मुकरने की कोशिश कर रही हैं वो कि मेरी गलती बता रही हैं। तो आप देख सकते हो कि अगर बच्चा किसी प्रोफेशन में घुस भी रहा है ना तो उनको ताने कसे जाते हैं कि नेतागिरी मत कर, बल्कि नेतागिरी हम कर भी नहीं रहे, हम सोशल मीडिया अपनी लाइफ दिखा रहे हैं लोगों के साथ, लोगों के अंदर ये मुझे ऐसा लगता है लोगों को ये समझना पड़ेगा कि पॉलिटिक्स इज ए वेरी वेरी सीरियस एंड प्रोफेशन। लोगों को आई मीन ये आई थिंक गलत फहमी है कि पॉलिटिक्स प्रोफेशन नहीं है। इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, ये सब प्रोफेशंस होते हैं। पॉलिटिक्स इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंसियर, वेरी वेरी सीरियस प्रोफेशन, क्योंकि बहुत रिस्पॉन्सिबल काम है ये। एंड यू नो आज के टाइम पे इस प्रोफेशनल काम को संभालने वाले कौन लोग बैठे हैं और कितने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं वो हम जान सकते हैं। अगर पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में नहीं घुसेंगे, जिन पढ़े लिखे लोगों को मजदूरी करने पर मजबूर किया जा रहा है और अनपढ़ लोग इतने बड़े प्रोफेशन में बैठे हैं, ये सब हैंडल कर रहे हैं, तो आज के टाइम पे हमारे देश की जो हालत है ना वो इसी तरीके से बदतर होती रहेगी। इसलिए हमें पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोगों को घुसाना होगा और हम वो कोशिश कर रहे हैं। तो हमें क्या कहा जा रहा है, एंटी नेशन, नेतागिरी में मत घुसो। हमें हमारी पर्सनल लाइफ में भी ये सब बोला जा रहा है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से हमारे देश के हालात हैं। तो निशु, अब आखिरी 1 मिनट में आपको जो भी सम अप करना है, जो भी बात कहना चाहती हैं, ऑडियंस को एड्रेस करना चाहती हैं, जो भी आपको महसूस हो रहा है, या इस पॉडकास्ट के बारे में कोई बात करना चाहते हैं कि आपको कैसा लगा, या जो भी आप करना चाहते हैं वो आप सम अप कर सकती हैं। अच्छा ठीक है, तो हम पहले मैं लोगों को एक बात कहना चाहूंगी, कुछ मेरे माइंड में थॉट्स हैं वो बताना चाहूंगी। सबसे पहले लोग अंबेडकर से हेट करते हैं। क्यों हेट करते हो? क्या आपने उनको जाना, क्या आपने उनको पढ़ा? प्लीज एक बार उनके चीजों को जान लेना, उनकी कास्ट को साइड हटाकर, क्योंकि आप उनसे सबसे ज्यादा नफरत ही उनकी कास्ट की वजह से करते हो। और तुम लोग बोलते हो कि वो एक स्पेसिफिकली कास्ट के लिए उन्होंने कुछ किया, ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरे देश के लिए किया, हर एक नागरिक के लिए किया। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर एक चीज निवेदन है, प्लीज बाबा साहब जी को उनकी कास्ट को देखकर, या लोग उनको बुरा भला कहते हैं ये देखकर उनको गलत मत समझो। आप पहले उनको खुद से अपने आप से जानो, फिर जाकर उनको कुछ कहो। और दूसरा ये, बाबा साहब जी को आप मानो या ना मानो, लेकिन अगर आपको इस देश को अच्छा बनाना है ना तो इन 3 मार्गों पे जरूर चल लेना, इन 3 मंत्रों पे जरूर चलना। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और मैं ये बात हर जगह कहती हूँ। और तीसरी बात ये कि आज के टाइम पे ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं, काफी लोग इनको क्या कह रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि ये लोग तो पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, ये है वो है। बट आप उसके पीछे का लॉजिक देखो, आखिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। वो एजुकेटेड सिस्टम को, ठीक है, उसको अच्छा बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। उनको समझो। और अगर आप उनको समझ रहे हो लेकिन घर बैठे ही आप बस स्क्रॉलिंग कर रहे हो, कुछ नहीं, टाइम पास कर रहे हो, तो आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आज आपने उन लोगों के लिए आवाज नहीं उठाई ना तो याद रखना कल अगर आपके साथ होगा ना तो वो लोग भी आपके लिए आवाज नहीं उठाएंगे। इसलिए उनके बारे में नहीं तो अपने बारे में सोच कर ही जाओ, लेकिन जाओ, ठीक है। और दूसरा ये, रियली पॉडकास्ट में आकर बहुत अच्छा लगा एंड ये मेरा लाइफ का फर्स्ट पॉडकास्ट था एंड इतनी स्वीट शाहीन दीदी से मिलकर एंड इनके साथ पॉडकास्ट में बैठकर बहुत अच्छा लगा। एंड एक बात और कहना चाहूंगी, शाहीन दीदी तो अच्छी है ही, बट बिहाइंड द जो कैमरा लोग है ना वो बहुत मजेदार था एंड रियली बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलकर एंड आप लोगों से बातचीत कर। बहुत बहुत शुक्रिया निशु, और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग सुन रहे थे शाहीन आहंग, चेतना का कंपस, जहां पर हम चेतना की गुफ्तगू करते हैं। और इस गुफ्तगू में आज हमारे साथ शामिल थी बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वीट सी, जो कि बहुत बहादुर और बेबाक है, निशु। उन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी है। हालांकि जब वो अपनी आइडियोलॉजी की बात करती हैं तो बहुत सारे मुश्किलात पेश आते हैं। स्कूल लाइफ भी बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है उनका, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, रोज़ाना बहुत से पहाड़ भी सर करने पड़ते हैं, लेकिन वो ये सारी चीज़ें करती हैं। साथ ही उनकी एक छोटी सी गुजारिश भी है और थोड़ा सा शिकवा भी है आप सभी लोगों से, जो कि जायज़ भी है कि प्लीज़ उनकी बातों को गलत तरीके से ना समझकर, उनकी छोटी छोटी कमियों को ना पकड़कर, क्योंकि वो भी सीख रही हैं। 15 साल की छोटी सी लड़की है, वो अभी सीखने और समझने की कोशिश कर रही है, चीज़ों को जानने की कोशिश कर रही है। तो बजाय उनके अल्फाजों पे ध्यान देने के, उनके जज्बे पे फोकस किया जाए और ये समझने की कोशिश की जाए कि वो कहाँ से आती हैं, क्या कहना चाहती हैं, क्या समझाना चाहती है। और इतनी हम दरिया दिली ज़रूर रखें कि एक छोटे से बच्चे की बात को सुने, समझे। कभी कभी कुछ गड़बड़ बात अगर कह भी दे, जो कि इंटेंशनली आई एम श्योर वो नहीं कहती हैं, तो उसको नज़रअंदाज करके
उनके पीछे का जो मर्म है, उसके पीछे का जो जज्बा है, उस पर फोकस किया जाए। ये अपने आप में ये जानना बहुत ही खुशी की बात है कि एक 15 साल की लड़की इतनी मोहब्बत करती है बाबा साहेब से, डॉक्टर अंबेडकर से, और आप लोगों से भी ये गुजारिश कर रही है कि आप लोग उन्हें पढ़ें, एजुकेट हों, ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिबल बने, सवाल करें, किसी भी एक चीज़ को किसी भी एक बात को आंख बंद करके मान लेने की बजाय आंख खोल के तफ्तीश करें, और किसी दूसरे के सच को अपना सच ना माने, बल्कि अपना सच खुद तलाशने की कोशिश करें, और एक दूसरे के प्रति कंपैशनेट रहें, एक दूसरे के प्रति प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें, क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। और ये जो सिलसिला है मोहब्बतों का, बातचीत का, जारी रहे। और आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग भी बहुत प्यार और मोहब्बत से हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होती है।